Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. We are starting with our revision lectures for CA Final Law November 22 attempt. Now, before we jump into the main concepts, कुछ बातें डिस्कस करेंगे. दिस पार्ट विल स्टे कॉमन फॉर ऑल द रिविजन लेक्चर्स, तो एक बारी सुन लेना. नहीं, अगर अगली बारे में इफ यू नो द पॉइंट्स यू कैन स्किप दिस इंट्रोडक्शन का 1 मिनट का पार्ट, राइट? So please understand there are certain points to be taken care of. I am assuming that you have covered concept plus question at least once or twice. So please don't try to substitute these revision lectures as study lectures. डिटेल्ड वाले भी मेरे जो अवेलेबल है वीडियोस उसके साथ कंपेयर मत करना, क्योंकि ये रिविजन लेक्चर्स है, स्टडी लेक्चर्स नहीं है. क्लियर है? तो क्वेश्चंस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करने वाले. कंसेप्ट्स जो है मैं अज्यूम कर रहा हूं आप एक बार दो बार कर चुके हो, सो दैट यू आर एबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट्स with the speed and with the way with which the revision lectures will be conducted. Clear? Second, इसके साथ साथ MCQ जरूर आपको करने हैं, and you can join our telegram channel for that. S वालिम्बे क्लासेस फॉर CA फाइनल लॉ सर्च कर लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे. कंपनी लॉ भी हमारा चल रहा है, 4 से 5 MCQs डेली कवर किए जा रहे हैं, टॉप लेवल MCQ. सो ज्वाइन दैट. वहां पे गलतियां होंगी, मुझे ऑलरेडी पता है. डिसहार्टन मत होना, ये सोचना कि आपको अपने पॉइंट्स पता चल रहे हैं कि ठीक है यार, डीप में स्टडी करके ही समझ आता है कि MCQs आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. इसके साथ साथ आपको बुक्स की जरूरत लग रही है कि यू कैन रेफर माय बुक्स, या फिर अगर लग रहा है कि क्लासेस में कहीं मिसिंग था एंड इफ यू वांट माय क्लासेस, आप कंसीडर कर सकते हो. यू कैन गो एंड चेक अवर वेबसाइट www.swalimbeclasses.com. स्पीड काइंडली अंडरस्टैंड, धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट समझा के. क्लास में तो हम नोट्स को छोड़ के अपनी एक राइटिंग पे भी जाते हैं, जो मैं हैंड रिटन नोट्स देता हूं, तो वो सब नहीं हो पाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ दिस रिविजन लेक्चर. तो स्पीड थोड़ी सी रहेगी एंड यू हैव टू एबल यू शुड बी एबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट्स. इसीलिए मैं कह रहा हूं आपने एक बार कर रखा है. उसके सिवा कोई भी जनरल क्वेरी आती है, स्टडी क्वेरी आती है, यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन 9560436910. व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर लेना, कॉल कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत हो जाता है कि टाइम मैच करना. सो इट्स प्रेफरेबल दैट यू मैसेज, एंड इफ डिसाइडेड देन वी कैन हैव अ वर्ड ऑन कॉल, नॉट एन इशू. एंड पिछली बार मैं हमेशा ट्राई करता था कि रिवीजन लेक्चर्स एक अटेम्प्ट स्पेसिफिक आए, राइट? एंड उसका आप उसी टाइम इस्तेमाल करें, बाद में उस पर रिलाय ना करें, क्योंकि फिर आपकी स्टडी इंपैक्ट कर जाती है. तो मैं रिवीजन लेक्चर्स रखता था, कुछ हटा देता था, बट बहुत स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है, तो इस बार डोंट वरी, रिवीजन लेक्चर्स विल स्टे ऑन यूट्यूब. कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे ही रहेंगे, टेंशन मत लेना. जब मन करे तब देख लेना, एग्जाम तक, एग्जाम डे तक, एग्जाम डे के बाद, जब भी आपका मन है. क्लियर? स्कोप क्लियर है? स्टार्ट करें. ये इंट्रोडक्शन पार्ट सब में रहेगा, राइट? एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर रिवीजन. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल. स्टडीज एंड प्रिपरेशंस आर गोइंग ऑन. सो रिवीजन लेक्चर्स में हमारा एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट पेंडिंग था, एंड इन दिस पर्टिकुलर रिवीजन वी आर गोइंग टू टेक अप दैट एक्ट ओनली. सो अगेन फोकस रहेगा कंप्लीटली फ्रॉम द रिवीजन परस्पेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ स्टडी परस्पेक्टिव. सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर कि हम क्या इसके अंदर अचीव करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. The Prevention of Money Laundering Act. See, what is money laundering? Basically, money laundering क्या होता है? It is associated with a scheduled offense. So मैं आपको एक बेस बता रहा हूँ. इसके बिना इस चैप्टर का फाउंडेशन खत्म हो जाता है, and many students do not know this base properly. तो अंडरस्टैंड करना कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है. इट इज एसोसिएटेड विद अ शेड्यूल्ड ऑफेंस. तो सर इन शॉर्ट 2 ऑफेंसेस किए जा रहे हैं. एक हमारा मेन ऑफेंस, और उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में जो पैसा है उसका मनी लॉन्ड्रिंग. सो लॉन्ड्रिंग मतलब क्या? बेसिकली ब्लैक मनी या फिर टेंटेड मनी, धब्बा लगा हुआ है मनी पे, वी आर क्लेमिंग इट एज व्हाइट मनी. तो ये जो कन्वर्जन होता है फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट, दिस इज लॉन्ड्रिंग. दिस इज लॉन्ड्रिंग. इसमें 3 प्रोसेस होते हैं. तो ध्यान रखना, मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में नहीं हो सकता. मतलब मनी लॉन्ड्रिंग अगर मैं सिर्फ कैश का पोर्शन जो है वो ब्लैक से व्हाइट कर दूं, इट इज नॉट इनफ. इट शुड बी एसोसिएटेड विद अ शेड्यूल्ड ऑफेंस. तो शेड्यूल्ड ऑफेंस और मनी लॉन्ड्रिंग मिला के ये चैप्टर का फाउंडेशन बनता है. प्लीज ये चीज ध्यान रखना. इसके बारे में हम सेक्शन 44 में भी पढ़ने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्पेशल कोड. ओके, तो इसके अंदर जस्ट एक मीनिंग दिया हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, इन विच द इलीगल फंड्स असेट्स आर कन्वर्टेड इनटू लेजिटिमेट फंड्स और असेट्स. बेसिक मतलब समझते हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, व्हिच हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन सेक्शन नंबर 3. Whosoever, प्लीज ध्यान रखना, इसके मैंने एक डेफिनेशन का एनालिसिस डाला था क्लास में. हम आधा घंटा पौना घंटा इस डेफिनेशन पे लगाते हैं. दैट इज अवेलेबल ऑन द चैनल, तो यू कैन वॉच दैट फॉर कंप्लीट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डेफिनेशन. सो इन जनरल समझते हैं, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in any process activity connected with the proceeds of crime. पहला कीवर्ड proceeds of crime, including its concealment, possession, एक्विजिशन, यूज एंड, और एक्सप्लेनेशन नीचे आ चुकी है जो अमेंडमेंट के थ्रू आई थी.
नॉट करंट, पहली अमेंडमेंट आ चुकी है, तो ये एंड का मतलब आज के इसमें और हो चुका है, जो हमने यहां पे एनालिसिस किया था और के बाद। ठीक है, तो पहले होता था कि भैया आप इसका कंसीलमेंट पोजीशन करो एंड यू प्रोजेक्ट और क्लेम इट एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, लेकिन आज अगर मतलब पहले हम एनालिसिस करते थे कि यार अगर मैं अनटेंटेड प्रॉपर्टी क्लेम नहीं करता तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, लेकिन आज के इसमें वो चीज चेंज हो चुकी है। अगेन नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स, बट आई होप द इमेज इज क्लियर कि इन सारे प्रोसेस में से कंसीलमेंट, पोजेशन, प्रोजेक्टिंग, क्लेमिंग एज अनटेंटेड प्रॉपर्टी, इनमें से कोई भी एक भी काम कर दिया तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस में फंस जाओगे। वही चीज इस एक्सप्लेनेशन ने बताई है इन द फॉर्म ऑफ अ क्लैरिफिकेशन और वर्ड यूज करके। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, मनी लॉन्ड्रिंग का जो ऑफेंस है दैट इज नॉट अ वन टाइम ऑफेंस, इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ये तब तक चलेगा जब तक आप कंसीलमेंट, जब तक आप एंजॉयमेंट, ये सारे प्रोसेसेस करते रहोगे। ओके, सो इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जब तक आप ये काम करते रहोगे, उसका कंसीलमेंट करते रहोगे, उसके एंजॉयमेंट करते रहोगे, एक्विजिशन आपके पास होगा, पोजेशन होगा। Proceeds of crime, very very important. Proceeds of crime means any property which is derived or obtained directly or indirectly by persons involved as a result of क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड टू अ शेड्यूल्ड ऑफेंस। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन बैंक में भी था कि इट इन्वॉल्व्स, मनी लॉन्ड्रिंग में एक क्रिमिनल लायबिलिटी इन्वॉल्व है, एक सिविल लायबिलिटी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपने जो शेड्यूल्ड ऑफेंस किया उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में जो भी प्रॉपर्टी होगी दैट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और द वैल्यू ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली तो उसकी वैल्यू, और वेयर सच प्रॉपर्टी इज टेकन और हेल्ड आउटसाइड द कंट्री देन द प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट इन वैल्यू हेल्ड इन द कंट्री और अब्रॉड। मतलब अगर आपने यूएस में प्रॉपर्टी खरीद रखी है लेट्स से $100 की, तो उतना हम इक्विवेलेंट आईएनआर में हम इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। बेसिकली उसको बोल सकते हैं कि दिस इज प्रोसीड ऑफ क्राइम, बिकॉज वो प्रॉपर्टी तो बाहर है तो उसका कुछ कर नहीं सकते, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी हम इंडिया में आपकी प्रॉपर्टी सीज कर लेंगे। तो बेसिकली वैल्यू टू वैल्यू हम उसको लेके चल रहे हैं। ओके, ये कुछ नहीं है, एक्सप्लेनेशन है जस्ट फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स। इट इज क्लैरिफाइड दैट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इंक्लूड प्रॉपर्टी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शेड्यूल्ड ऑफेंस, बट आल्सो, मतलब शेड्यूल्ड ऑफेंस के रिस्पेक्ट में तो है ही, बट इट आल्सो इन्वॉल्व्स एनी प्रॉपर्टी व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड ऑफेंस। इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, बस स्कोप वाइड किया जा रहा है, मतलब शेड्यूल्ड ऑफेंस प्लस उससे रिलेटेड कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है तो उसका कवरेज वाइड किया जा रहा है। बाकी ये जनरल है कि प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी, सारी इन्वॉल्व है इसके अंदर, टेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, टाइटल डीड्स, एवरीथिंग। पेमेंट सिस्टम जनरल है। शेड्यूल्ड ऑफेंस, शेड्यूल्ड ऑफेंस मतलब क्या, शेड्यूल में दे रखा है क्या, अगर आपका ऑफेंस शेड्यूल में ही नहीं है तो आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंसोगे नहीं। क्लियर है ये बात? तो शेड्यूल्ड ऑफेंस में हम 3 अलग अलग पार्ट पढ़ते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। उसमें से थ्रेशोल्ड पार्ट बी में है, दैट इज उस जो पार्ट बी में ऑफेंसेस है उसका जो वैल्यू होना चाहिए आपका, दैट शुड बी मिनिमम ₹1 करोड़, अदरवाइज वो आपके शेड्यूल्ड ऑफेंस में आएगा ही नहीं। ध्यान रखना, अगर कोई चीज शेड्यूल्ड ऑफेंस में नहीं आती तो मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर उसके ऊपर लगेगा ही नहीं। बेनिफिशियल ओनर ठीक है, नॉर्मल सी डेफिनेशन है, इंटरमीडियरी वैल्यू ओके। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन, मतलब एक ऑफेंस बाहर हुआ उसको मैं इंडिया में पकड़ूंगा क्या, और एक ऑफेंस इंडिया में हुआ मैं उसको बाहर पकड़ूंगा क्या। तो क्रॉस बॉर्डर मतलब मोर देन वन कंट्री इज इन्वॉल्व। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग। वेयर एनी कंडक्ट ऑफ बाय अ पर्सन इज डन एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस इन दैट प्लेस and that would have constituted an offense if it would have been conducted in India and तो पहली कंडीशन क्या हुई सर, ये हमारी पहली कंडीशन, ये हमारी दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन ये हुई कि भैया वो दोनों ही ज्यूरिसडिक्शंस में ऑफेंस है। सेकंड, सच पर्सन ट्रांसफर्स इन एनी मैनर द प्रोसीड्स ऑफ सच कंडक्ट और पार्ट देयर ऑफ टू इंडिया, मतलब $100 का काम मैंने कंडक्ट किया, दैट इज एन ऑफेंस। उसमें से इधर आई ट्रांसफर 100 और इवन इफ आई ट्रांसफर $1 इट इज एन ऑफेंस। क्लियर है बात? उल्टा, इफ यहां पे क्या हुआ था, ऑफेंस बाहर हुआ है, अब मैं उल्टा करूंगा, ऑफेंस इंडिया में हुआ। ऑफेंस हैज बीन कमिटेड इन पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल एंड इट हैज बीन कमिटेड इन इंडिया एंड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और पार्ट देयरऑफ हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया और एनी अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू ट्रांसफर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और पार्ट देयरऑफ फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। आर यू एबल टू अप्रिशिएट द डिफरेंस? सर क्या डिफरेंस है? ये जो वर्ड दिख रहे हैं आपको, अटेम्प्ट हैज बीन मेड, ये सिर्फ इस वाले पार्ट में है। कौन से? व्हेन द ऑफेंस इज कंडक्टेड इन इंडिया। इसका मतलब इफ एन ऑफेंस इज कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया द पर्सन अटेम्प्ट्स टू ट्रांसफर द मनी और पार्ट ऑफ द मनी टू इंडिया, तो वो ऑफेंस नहीं है। मतलब यहां पे ट्रांसफर होना जरूरी है, यहां पे अटेम्प्ट कवर्ड नहीं है। यहां पे अटेम्प्ट भी कवर्ड है, क्यों? क्योंकि वी आर मोर स्ट्रिक्टर बिकॉज ऑफेंस इंडिया में हुआ है, बिकॉज ऑफेंस इंडिया में हुआ है। क्लियर है बात?
तो इंडिया में ऑफेंस हुआ, बाहर ट्रांसफर करा या फिर अटेम्प्ट भी करा, तब भी आप फंस जाओगे। ये अटेम्प्ट वाली चीज ध्यान रखना। पर्सन्स कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड प्रोफेशन, इसको एक बार रीड कर लेना। 2 नोटिफिकेशंस के द्वारा थ्रेशोल्ड्स बताए गए हैं कि रियल एस्टेट एजेंट वाला कौन सा बंदा होगा जो इस डेजिग्नेटेड प्रोफेशन में आएगा। दैट इज द पर्सन एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू सेल परचेज ऑफ रियल एस्टेट। रेंटल वगैरह इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, सेल परचेज, और उसका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए मिनिमम 20 लाख। इसी तरीके से जो स्टोन्स वगैरह में डील करते हैं, मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, तो उसमें if they engage in cash transaction with a customer of minimum 10 lakh rupees in single operation or several operations that appear to be linked, मतलब ट्रांजैक्शन एक ही है, तो उसमें अगर 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो भी इस कवर में, इस डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। कौन सी? डेजिग्नेटेड बिजनेस और डेजिग्नेटेड प्रोफेशन। बाकी ये जनरल एक बार रीड करना है आपको, ये दोनों थ्रेशोल्ड्स ध्यान रखने, विच कैन बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू। अच्छा सर, पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? जिसने भी ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग किया, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कहां कवर किया हमने? सेक्शन नंबर 3 में। ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन नंबर 3। अब उसका पनिशमेंट क्या होगा? दैट विल बी सेक्शन नंबर 4, रिगरस इंप्रिजनमेंट। सर सिर्फ इंप्रिजनमेंट पेपर में लिखेंगे तो मैं एग्जामिनर रहूंगा, आई विल कट द मार्क्स, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस व्हेन आई से इंप्रिजनमेंट वर्सेस रिगरस इंप्रिजनमेंट। रिगरस इंप्रिजनमेंट शैल बी फॉर मिनिमम 3 years, मैक्सिमम 7 years। 7 years shall be extended to 10 years when we deal with part A पैराग्राफ 2, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ड्रग्स, ओपीएम वगैरह के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम जेल हो जाएगी 10 years। एंड और नहीं है, एंड मतलब फाइन तो लगेगा ही लगेगा, बस बात आती है कि इंप्रिजनमेंट कितने टाइम की होगी। ठीक है, तो फाइन तो है ही। अच्छा, ये जस्ट एक बेसिक प्रोसेस बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग में इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस: प्लेसमेंट, पैसा लगाना; लेयरिंग, उसके ऊपर लेयर क्रिएट करना ताकि वो गंदा वाला पैसा है वो छुप जाए; एंड देन इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेटेड विद द व्हाइट मनी। ओके अच्छा, ये वाली चीज मैंने जस्ट एक एग्जांपल से आपके विद रिस्पेक्ट टू आईसीएस स्टडी मटेरियल, तो ये ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस, क्या कि व्हेनेवर आई से कि कोई क्राइम हुआ है एंड उसके रिस्पेक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, नाउ कैन पीएमएलए एक्ट अप्लाई? आंसर इज नो। वी हैव टू चेक वेदर द क्राइम व्हिच हैज बीन कमिटेड इज इट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस और नॉट। इज इट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस और नॉट? अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है तो पीएमएलए चैप्टर नहीं आएगा। मैं दोबारा समझा रहा हूं, एक है शेड्यूल्ड ऑफेंस, और शेड्यूल्ड ऑफेंस के रिस्पेक्ट में जो पैसा है उसका लॉन्ड्रिंग हुआ है। जब ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे तो डिश बनेगी मनी लॉन्ड्रिंग की एज पर पीएमएलए एक्ट। क्या बात क्लियर है? यस सर। आगे चलते हैं, मेन प्रोविजंस पे आते हैं। सेक्शन नंबर 5, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ये है हमारे अथॉरिटी भाई साहब, ये कौन है और ये क्या करने वाले? तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोविजनल अटैचमेंट। लेट्स टॉक अबाउट प्रोविजनल अटैचमेंट। Where the director or any other officer not below the rank of deputy director, ranks नीचे आने वाली है, बता दूंगा। So director or not below the rank of deputy director, but he should be authorized by the director for the purpose of this section. What is this section? Attachment. ठीक है, he has certain reasons to believe and those reasons should be recorded in writing. He has a reason to believe that any person is in possession of proceeds of crime and those proceeds of crime are likely to be concealed, transferred or dealt in any manner which may result in frustrating any proceedings relating to confiscation of such proceeds of crime। मतलब उस बंदे के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को मैं कन्फिस्केट करने वाला हूं, लेकिन उसके दौरान ही इज ट्राइंग टू कंसील, ही इज ट्राइंग टू ट्रांसफर और ही इज ट्राइंग टू डील इन एनी मैनर जिससे वो प्रोसीडिंग्स फ्रस्ट्रेट होने वाली, मतलब खराब होने वाली है। तो अब वो बंदा क्या करेगा? दिस पर्सन ही मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोविजनली अटैच सच प्रॉपर्टी फॉर मैक्सिमम 180 days। अगर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया तो वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, एंड अगर ऐसा स्टे लगता है तो एडिशनल 30 days आपको मिलेंगे, आपको मतलब अथॉरिटी को, फॉर द प्रोविजनल अटैचमेंट। क्लियर है? लेकिन प्रोविजनल अटैचमेंट होने से पहले एक कंप्लेंट या रजिस्टर फाइल होना जरूरी है। सो दैट इज अवर फर्स्ट प्रोविजो, दैट नो सच प्रोविजनल ऑर्डर शैल बी मेड अनलेस अ रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सीआरपीसी और अ कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड बाय अ ऑथराइज्ड पर्सन इन दैट शेड्यूल बिफोर मैजिस्ट्रेट और कोर्ट। ये किस चीज के लिए कंप्लेंट है? फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फॉर द, और इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि द कॉग्निजेंस कैन बी टेकन ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंस, और अ सिमिलर रिपोर्ट और कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड अंडर कॉरस्पॉन्डिंग लॉ इन एनी अदर कंट्री। मतलब अगर ओरिजिनल ऑफेंस बाहर हुआ है तो वहां पे कंप्लेंट फाइल हो रखी है। तो सर सीधी सीधी बात बताओ, ये तीन चीजें नहीं, ये बेसिकली कह रहा है कि भैया कोई कंप्लेंट, कोई रिपोर्ट फाइल हो रखी है, फिर प्रोविजनल अटैचमेंट हो रही है। लेकिन अगर बहुत जरूरी कुछ हुआ, क्या हुआ वो बताऊंगा, लेकिन बहुत जरूरी कुछ हुआ तो हम फर्स्ट प्रोविजो को इग्नोर कर देंगे, मतलब ये कंप्लेंट रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है। क्या है वो चीज? देखो सेकेंड प्रोविजो क्या कह रहा है? फर्स्ट प्रोविजो नॉट एप्लीकेबल इफ दैट डायरेक्टर हैज रीजन टू बिलीव, दोज रीजन शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। बट उसको क्या बिलीव है? ही बिलीव्स दैट सच प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग इफ इट इज नॉट अटैच्ड इमीडिएटली then the non-attachment is likely to frustrate any proceedings under this act. So that director believes कि सर ये जो प्रोसेस आपने बताया ना, कंप्लेंट फाइल करो, रिपोर्ट फाइल करो, ये सब कर देंगे, लेकिन अगर इसके अंदर टाइम वेस्ट हो गया ना तो हमारी जो प्रोसीडिंग्स है वो खराब हो जाएंगी।
अगर उसको ऐसा लगता है तो वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करेगा और फिर फर्स्ट प्रोविजो को इग्नोर कर देगा एंड सीधा प्रोविजनल अटैचमेंट कर देगा। जैसे ही प्रोविजनल अटैचमेंट हो जाएगा, इमीडिएटली ही हैज टू फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ दैट ऑर्डर अलोंग विद द मटेरियल इन हिज पोजीशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, इसके अंदर मेनली ईडी रहती है हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और कैसे फॉरवर्ड किया जाएगा? इन अ सील्ड एनवेलप, जिसके प्रॉपर मैनर वगैरह बता रखा है। रूल्स आर नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स। वैलिडिटी क्या अटैचमेंट ऑर्डर का? सो अभी तो आपने बताया 180 डेज, लेकिन 180 डेज से पहले भी वैलिडिटी खत्म हो सकती है इफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्म्स द अटैचमेंट। सर कंफर्म्स मतलब, अरे भाई अभी तक हम प्रोविजनल अटैचमेंट रीड कर रहे हैं, तो प्रोविजनल वर्ड हट जाएगा, अटैचमेंट कंफर्म हो जाएगी। क्लियर? सो 180 डेज और कंफर्मेशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ द अटैचमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब एक बंदा आया आपके पास, सर एक बात बताओ, जब आपने अटैचमेंट करी है प्रोविजनली, क्या मैं प्रॉपर्टी एंजॉय नहीं कर सकता? मैंने कहा आप कौन हो भाई? उसने कहा सर मैं पर्सन इंटरेस्टेड हूं। मैंने कहा तू कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नथिंग शैल प्रिवेंट यू फ्रॉम एंजॉइंग द प्रॉपर्टी। एंजॉइंग द प्रॉपर्टी मतलब घर में रहना, गाड़ी चलाना, कुछ भी, एनीथिंग एंजॉयमेंट। ठीक है, और जैसे ये सारा प्रोसेस हो जाएगा विद इन 30 डेज मेरे को एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करनी है। मेरे को मतलब डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय डायरेक्टर। क्लियर? सो विद इन 30 डेज ऑफ अटैचमेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक डिटेल्ड कंप्लेंट जाएगी जिसके अंदर फैक्ट्स बताए जाएंगे कि भैया ये हुआ, ये मेरा मटेरियल है। सर ऊपर भी तो दिया है, ऊपर तो मैंने ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ सबमिट किया है इन सील्ड एनवेलप। कंप्लेंट, ऑफिशियल कंप्लेंट मैंने अब फाइल करी है। नाउ प्रोसेस समझो क्या हुआ। प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ, ऑर्डर की कॉपी गई और फॉर्मल कंप्लेंट गई किसके पास? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। नेक्स्ट काम किसका? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, सेक्शन नंबर 8 में। तो पढ़ते हैं, वंस द कंप्लेंट इज रिसीव्ड अंडर सेक्शन 5 और 17 और 18। सर ये 17 18 बहुत बारी देखा है इस चैप्टर में, क्या दिक्कत है इन दोनों सेक्शन की? ये दोनों सेक्शन आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बस आपको लिख के आने हैं कि 17 और 18 में भी अगर कंप्लेंट आती है तो यही प्रोसेस लगता है। 17 talks about search seizure and 18 talks about the search of persons and seizing of records। उसमें records को फ्रीज किया जाता है। तो सर बात एक ही हुई कि adjudicating authority के पास कंप्लेंट आई है। Now, if the adjudicating authority has reason to believe that any person has committed the offense of money laundering or he is in possession of proceeds of crime, then वो एक 30 days का नोटिस पीरियड देगा और उसको बोलेगा show cause कर why all of your property should not be declared as the properties involved in money laundering and why they should not be confiscated by the central government। फिर वो ये भी बताएगा कि मैं एविडेंस क्या है जिसके ऊपर मैं रिलाय करता हूं। फिर वो बोलेगा उसको प्लीज इंडिकेट द सोर्सेस ऑफ योर इनकम, क्या क्या आपके असेट्स कहां से आए, टू एंश्योर दैट, मतलब आपको ये प्रूव करना है, उस बंदे को ये प्रूव करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। क्लियर? एंड एनी अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स। तो बेसिकली केस के रिस्पेक्ट में चारों चीजें उसको बतानी है। अच्छा, where a notice under this subsection specifies any property as being held by a person on behalf of any other person। राम की प्रॉपर्टी श्याम के पास है तो श्याम को भी बोल देंगे, श्याम को भी नोटिस डाल देंगे कि भाई तू बता दे इस प्रॉपर्टी के बारे में। हमारा एम क्या है? टू अंडरस्टैंड वेदर मनी लॉन्ड्रिंग इज कमिटेड और नॉट। ठीक है, ज्वाइंट होल्डिंग के केस में मैं मिस्टर राम को भी नोटिस दूंगा, मैं मिस्टर श्याम को भी नोटिस दूंगा। एवरी पर्सन शैल बी सर्व द नोटिस। अब बंदे के पास नोटिस आई है, उसने सारा रिप्लाई वगैरह दे दिया। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा? द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर कंसीडरिंग द रिप्लाई, हियरिंग द एग्रीड पर्सन एंड डायरेक्टर एंड टेकिंग इनटू अकाउंट एवरी रेलेवेंट मटेरियल प्लेस, मतलब पूरा केस की सुनवाई करने के बाद ही विल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग वेदर द प्रॉपर्टीज रेफर्ड टू इन नोटिस आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग और नॉट। ठीक है, इफ द प्रॉपर्टी इज क्लेम्ड बाय एनी पर्सन अदर देन हुम द नोटिस इज सर्व्ड, मतलब मैंने नोटिस सर्व करी है राम और श्याम को, और वहां से कोई तीसरा ही बंदा आ जाता है, वो कहता है सर ये तो प्रॉपर्टी के बारे में ये। मैंने कहा तो ठीक है, तू कुछ बोल रहा है ना, तू क्लेम कर रहा है ना तेरी प्रॉपर्टी, तू आ जा और तू क्लैरिफाई कर कि मनी लॉन्ड्रिंग क्यों नहीं हुआ इसका। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता हम किसको नोटिस दे रहे और किस किस की बात सुन रहे। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज कंसर्न्ड टू फाइंड द फैक्ट whether money laundering is committed or not। ठीक है, तो उस नए बंदे को भी हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देंगे। क्या ये बात क्लियर हुई है? यस। वेयर द एडजुडिकेटिंग, इसको थोड़ा बड़ा करें क्या? Where the adjudicating authority decides that the property is involved in money laundering, then it shall confirm the attachment। सर वर्ड बहुत ध्यान से यूज करना, confirm क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रोविजनल अटैचमेंट ऑलरेडी हो चुकी है सेक्शन नंबर 5 में। अब उस अटैचमेंट को कंफर्म किया जा रहा है, मतलब प्रोविजनल अटैचमेंट में से प्रोविजनल डिलीट कर दिया जाएगा, अटैचमेंट रहेगी। क्लियर? तो कंफर्म कर देंगे एंड फिर उस चीज का एक रिकॉर्डिंग जो है वो द फाइंडिंग टू दिस इफेक्ट है, रिकॉर्ड कर देंगे कि भैया यस the money laundering has been committed। Now this property, this attachment, this retention and this freezing, सर ये retention freezing क्या कह रहे हो? ये 17 और 18 वाली बातें हैं। ठीक है, हम मेन हमारे लिए अटैचमेंट है जो सेक्शन नंबर 5 में हुआ।
So this attachment shall continue during investigation for a period not exceeding 365 days. अब आगे इन्वेस्टिगेशन होगी। अब आपके दिमाग में डाउट आता है, कितने बच्चों ने ये चीज पूछी है कि सर कंफर्म तो हो गया, अब क्या करना है इन्वेस्टिगेशन। भाई अभी कंफर्मेशन हुई है, अभी कन्फिस्केशन नहीं हुई है। कन्फिस्केशन का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर होना। कन्फिस्केशन कौन करेगा? स्पेशल कोर्ट। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या किया? कंफर्मेशन। डायरेक्टर ने क्या किया? प्रोविजनल अटैचमेंट। आई होप द 3 authorities and the 3 acts are absolutely clear. अब जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा, जो कि मैक्स टू मैक्स 365 डेज तक चल सकता है, मतलब 365 डेज तक ये अटैचमेंट कंटिन्यू रहेंगी, या फिर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और बिफोर एनी कोर्ट और कॉरस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री बिफोर देयर कॉम्पिटेंट कोर्ट और जुरिस्डिक्शन। तो इन्वेस्टिगेशन करनी है तो करो, नहीं तो कोई और प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तब तक ये अटैचमेंट आपकी कंटिन्यूड रहेगी। कोई स्टे लग जाता है तो फिर ऑब्वियसली वो पीरियड एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम तो हम इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग्स नहीं चला पाए। एंड जब स्पेशल कोर्ट इस चीज को कंफर्म कर देगा, जब ये स्पेशल कोर्ट कंफर्म कर देगा, तो वो अटैचमेंट फाइनल मानी जाएगी एंड कन्फिस्केशन ऑर्डर किया जाएगा। क्लियर है बात? जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपका अटैचमेंट कंफर्म कर देगी, उसी टाइम आपके हाथ से पोजीशन चली जाएगी। तो प्रॉपर्टी का पोजीशन कब आ जाता है, मतलब एंजॉयमेंट का राइट खत्म हो जाएगा कब? व्हेन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कंफर्म्स द अटैचमेंट। क्लियर है बात? लेकिन सर अगर ऐसा लगता है कि जो है वो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, लेट्स से इट इन्वॉल्व सम केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है, कोई बॉम्ब वगैरह कुछ, एनीथिंग व्हिच इज हैजार्डस, तो उस केस में हम पोजीशन नहीं ले पाएंगे, हम एक नोटिस लगा देंगे एंड दैट नोटिस शैल एक्ट एज इफ द पोजीशन हैज बीन टेकन। क्लियर है? तो अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन का सेम इंपैक्ट रहेगा एज इफ एक्चुअल में पोजीशन ले चुके हैं। अब whether the property shall be confiscated or not, it depends upon what special court finds. मतलब अभी तक अटैचमेंट कंफर्मेशन हो चुकी है, लेकिन अब एक्चुअल में प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे जाएगी या नहीं जाएगी, ये तीसरी अथॉरिटी डिसाइड करेगी, दैट इज स्पेशल कोर्ट। अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है तो सबसेक्शन 5 में वो कन्फिस्केशन ऑर्डर पास कर देगा एंड द प्रॉपर्टी शैल बी कन्फिस्केटेड इन द नेम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड नहीं तो फिर वो रिलीज ऑर्डर कर देगा। इन दैट केस ये बंदा खुश, यहाँ पे ये बंदा दुखी। तो क्लास में देखो एक एक कॉमा, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस में हम टाइम लगाते हैं, ये रिवीजन है, तो ट्राई टू कैच द फ्लो, क्योंकि रिवीजन में आई कैन नॉट गो इनटू द स्टडी मोड, राइट। तो यहाँ पे फिर वो रिलीज कर देगा। अगर उनको लगता है किसी रीजन की वजह से ट्रायल नहीं कंडक्ट हो सकता, जैसे अक्यूज की डेथ हो जाती है या फिर इज डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या एनी अदर रीजन जिसके वजह से द ट्रायल वाज कमेंस्ड, द प्रोसीडिंग्स वर कमेंस्ड बट नॉट कंक्लूडेड, देन द स्पेशल कोर्ट शैल ऑन एन एप्लीकेशन, खुद से नहीं करेगा, ध्यान रखना, ऑन एन एप्लीकेशन बाय द डायरेक्टर और एनी अदर एंटाइटल्ड पर्सन, मतलब पर्सन हु अपीयर्स टू बी, क्लेम्स टू बी एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो वो उसने एक एप्लीकेशन फाइल करी कि भैया केस तो फाइल हो, द प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी कंप्लीटेड, तो स्पेशल कोर्ट उसमें ऑर्डर कर देगा, ठीक है चलो या तो इस प्रॉपर्टी का फाइनल कन्फिस्केशन करना है या फिर रिलीज करना है, तो वो जो भी होगा एक फाइनल ऑर्डर पास करना है, क्योंकि अब प्रोसीडिंग्स तो खत्म नहीं हो सकती ड्यू टू दीज रीजंस। क्लियर? तो एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास किए जाएंगे विद रिगार्ड टू द मटेरियल बिफोर इट। कौन कर रहा है ये पास? सर स्पेशल कोर्ट। कौन कर रहा है? स्पेशल कोर्ट। आगे बढ़े। हाँ सर, रिस्टोरेशन ऑफ द कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी ऑन डायरेक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाती है लेकिन बाद में लगता है कि यार किसी एक जेन्युइन बंदे का उसमें क्लेम था, जिसने कोई गलती नहीं करी थी, उसने पूरा ड्यू डिलीजेंस किया था, नाउ दैट उसका लॉस होना इट्स नॉट राइट, तो स्पेशल कोर्ट में ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लीज रिस्टोर अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू दैट पर्सन। क्लियर? तो वही बात यहां पे लिखी गई है, प्रोवाइडेड उसने कुछ गलत काम ना किया हो। ओके, सो इट मे ऑर्डर, स्पेशल कोर्ट मे ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिस्टोर सच कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी और पार्ट देयरऑफ टू द क्लेमेंट, जिसने क्लेम किया, हु हैज अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी एंड ही हैज सफर्ड सम क्वांटिफाइबल लॉस। लेकिन कंडीशन क्या है कि ही एक्टेड इन गुड फेथ एंड ही हैज सफर्ड द लॉस डिस्पाइट टेकिंग ऑल रीजनेबल प्रिकॉशंस एंड ही हिमसेल्फ इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब सर वो खुद गिल्टी थोड़ी है, उसने तो सारा ढंग से काम किया था लेकिन उसका लॉस हो गया तो उसको दे दो प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये ट्रायल के दौरान भी क्लेम हो सकता है, ये क्लेम जरूरी नहीं है कि कन्फिस्केशन के बाद करना है, ड्यूरिंग द ट्रायल भी हो सकता है, वो स्पेशल कोर्ट कंडीशंस बताएगा। अच्छा, सारा होने के बाद जब कन्फिस्केशन हो जाता है तो वो सेक्शन नंबर 9 बताएगा कि द प्रॉपर्टी शैल बी वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल एनकम्ब्रेंसेस। सर गिव एन एग्जांपल ऑफ एनकम्ब्रेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल चार्ज इज क्रिएटेड। ठीक है, तो अगर आपने कोई चार्ज वगैरह क्रिएट किया है तो उसके अंदर दैट कैन ऑल्सो बी डिफीटेड, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में लायबिलिटी डिफीट नहीं होगी। सर ये क्या बोला आपने, समझाओ। मैंने आपसे लोन लिया और मैंने चार्ज क्रिएट कर दिया अपनी प्रॉपर्टी पे, मेरी प्रॉपर्टी चली गई सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे, तो चार्ज तो डिलीट हो गया, लेकिन क्या मेरी लायबिलिटी डिलीट हो जाएगी? नो, लायबिलिटी तो रहेगी, आई स्टिल हैव टू पे यू। तो वही इस बात इसके अंदर पूरी की पूरी लिखी है सेक्शन नंबर 9 में, अलग अलग पैराग्राफ फॉर्म में, बट इमेज यही है कि द
the property shall be vested in the central government and it will be free from all encumbrances, free from all the charges. क्लियर है बात? हाँ सर। मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो भी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे आएगी अब उसको मैनेज कौन करेगा? मैनेज मतलब उसको रखना है, उसको बेचना है, ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, जिसकी मिनिमम रैंक क्या होगी? एमसीक्यू के लिए लर्न कर लो, ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस यही चीज आपको इसमें लर्न करनी है। आगे बढ़े। हाँ सर। पावर रिगार्डिंग समन्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आप हर चैप्टर में इकोनॉमिक लॉज में पढ़ते हो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल हैव द सेम पावर्स एज ऑफ द सिविल कोड, जो कि डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, एग्जामिनेशन ऑन ओथ। तो ये तो आपको लर्न करना है और उनकी ड्यूटी क्या है? आके प्रॉपर तरीके से कॉपरेट करना, ये नहीं कि मैं नहीं आ रहा, ये सब नहीं करना है। एंड एवरी प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग एज पर इंडियन पेनल कोड। आगे बढ़ते हैं, अब आते 11A पे, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है? इट मींस ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। सो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी और एनी पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। अब यहाँ पे आपका डाउट नहीं आना चाहिए कि सर डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन में कराया है। क्लियर है बात? ओके। तो ये रिपोर्टिंग एंटिटी का काम क्या है और कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने जो कि सबमिट भी करने पड़ते हैं, वो उसके बारे में ये। ओके। सो फर्स्ट ड्यूटी क्या बोली हमने? यू हैव टू वेरीफाई द आइडेंटिटी। तो पढ़ो, Every reporting entity shall verify the identity of its clients and the beneficial owner। मतलब आप और मैं जैसे क्लाइंट्स है, HDFC बैंक में हमारा अकाउंट है, तो HDFC बैंक हमारा KYC कराता है ना, ये वही बात लिखी गई है। क्लियर? तो A, B, C और D। A इज द ऑनलाइन आधार, तो आधार ये पूरा आपको नाम लर्न करना चाहिए इन माय ओपिनियन। इफ द रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ बैंकिंग कंपनी, मतलब ऑनलाइन आधार कौन वेरिफिकेशन करवा सकता है इस चीज की? बैंकिंग कंपनी। सर और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं? नो, ओनली बैंकिंग कंपनी। बी, ऑफलाइन वेरिफिकेशन अंडर आधार। सी, पासपोर्ट। या डी, एनी अदर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे पैन, लाइसेंस वगैरह। अब आपके दिमाग में डाउट कि सर अगर बैंकिंग कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं सपोज बात कर रहा हूं एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनी अदर पर्सन हु इज कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस प्रोफेशन, कैन दे यूज क्लॉज नंबर ए फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी? आंसर इज नो। Answer is no. But if the central government feels कि any other person, any other reporting entity complies with the standards of privacy and confidentiality, then it may permit any other person to carry out authentication and verification under clause number A। और उसके लिए currently एक authority बताई गई है, National Payments Corporation of India। बट उसकी कंडीशन क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दो जनों को कंसल्ट करना है। फर्स्ट, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड सेकंड, एप्रोप्रिएट रेगुलेटर। तो जिसको भी रियल लाइफ में बता रखा है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका एप्रोप्रिएट रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से भी कंसल्ट किया होगा। क्लियर है ये बात? हाँ सर। अब ये बंदे के दिमाग में डाउट, सर ये क्लाइंट है या फिर ये बेनिफिशियल ओनर है? अब वो कह रहा है कि मैं जब बैंक के पास जाता हूं, सर मुझे ऑनलाइन आधार वाले से नहीं कराना, मुझे तो पासपोर्ट देना है, क्या मैं दे सकता हूं? आंसर इज यस। सो इट इज नॉट मैंडेटरी, आधार इज नॉट मैंडेटरी। बैंकिंग कंपनी हैज टू एंश्योर कि क्लॉज बी, सी और डी के भी वेरिफिकेशन मेजर्स वो अलाउ कर रहे हैं एंड उसकी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है। क्लियर है बात? ओके। Is Aadhaar mandatory? Answer is no. And plus no person shall be denied any service just because he or she does not possess an Aadhaar। आपकी जो कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है और आधार नंबर है उसको स्टोर नहीं किया जाएगा। प्लीज डोंट वरी, इसके ऊपर बीच में बहुत बवाल हुआ था 3-4 साल पहले। आई होप यू रिमेंबर दैट। ओके। एडिशनल सेफगार्ड्स चाहिए हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकता है, नॉट अ वेरी बिग डील। रिपोर्टिंग एंटिटी को कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं अंडर सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, बी और ई। सर आपने तो गलती कर दी, सी और डी भूल गए। सी और डी हैव बीन डिलीटेड। ठीक है, सी और डी हैव बीन डिलीटेड। तो क्या क्या रिकॉर्ड्स है? फर्स्ट, maintain a record of all the transaction including information with respect to the transactions covered under clause number B in such manner as to enable to reconstruct individual transactions। मतलब आप कैसे मेंटेन करना चाहते हो आप कर लो, लेकिन हमें मतलब authority and act requires कि if we want to reconstruct the individual transaction we should be able to do that। उस तरीके से आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। बी क्या कहता है? वही डेटा आपको डायरेक्टर को भी फर्निश करना पड़ सकता है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एंड मैनर, जब भी डायरेक्टर आपसे मंगवाएगा। और ई, रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट्स एंड बेनिफिशियल ओनर एज वेल एज अकाउंट फाइल्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंसेस। तो आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंसेस एंड अकाउंट फाइल्स, ये तीन चीजें आपको मेंटेन करनी है इन क्लॉज नंबर ई। सर आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन क्या होता है? भाई केवाईसी यही है, ये केवाईसी है। ठीक है, ये केवाईसी है। तो मेनली आपको जो डेटा है वो ए और ई में मेंटेन करना है। बी कहता है फर्निशिंग टू द डायरेक्टर दैट इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है हर टाइम। जब आप डायरेक्टर को भी दे रहे हो तो डायरेक्टर को भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ मेंटेनेंस ए और ई। ठीक है, सी और डी तो है ही नहीं और बी में फर्निश किया जा रहा है। तो ए और ई का हमें डेटा मेंटेनेंस कितने टाइम तक करना है? ए वाले का करना है फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड रिपोर्टिंग एंटिटी, एंड ई वाले में 5 years
फ्रॉम द एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप और द अकाउंट हैज बीन क्लोज विच एवर इज लेटर। सर क्यों ई में मैं क्या बात कर रहा हूं, आइडेंटिटी वगैरह की, तो इसीलिए हमारा ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, प्लीज ध्यान रखना। ई वाले में कहीं पे भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, तो मैं अगर कह देता हूं 5 years फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट विल बी टोटली रॉन्ग। ओके, तो इस वाले में 5 years फ्रॉम द डेट द बिजनेस रिलेशनशिप हैज एंडेड या फिर अकाउंट हैज क्लोज विच एवर इज, कुछ एग्जेम्पशन चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो ऊपर हमने सेक्शन नंबर 12 में बोला कि हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसकी डिटेल्स बताई गई है। Again, it was recently added in the study material. So, rule number 3 of the prevention of money laundering rules, that is with respect to maintenance of record, बताता है कि every reporting entity has to maintain certain specific records. क्या क्या? Cash transactions of value more than rupees 10 lakh or its equivalent in foreign currency. मतलब अगर USD में transaction हो रहा है तो उसका equivalent निकालना पड़ेगा convert करके, and whether it crosses rupees 10 lakhs or not. Similarly, series of cash transactions if total in a month exceeds rupees 10 lakh or equivalent. Cash transactions if you are forging the money, if you are using काउंटरफिट करेंसी, तो उस केस में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, 1 रुपया का भी आपने यूज किया तो वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी। सो वेयर फॉर्ज्ड और काउंटरफिट करेंसी और बैंक नोट्स हैव बीन यूज्ड एज जेन्युइन or when forgery of a valuable security or document has taken place facilitating the transactions, all suspicious transactions, सर ये suspicious का मतलब क्या है वो नीचे पढ़ेंगे। So all suspicious transactions whether or not made in cash by deposits, see when we go for the suspicious meaning तो फिर हम इग्नोर कर देंगे कि कैश इन्वॉल्व है या नहीं है, चाहे बैंक से करो, लेकिन सर क्योंकि ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है तो हम इसके अंदर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोल देंगे। ओके, बाय डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रांसफर, लोन, एनीथिंग, एनी फॉर्म कैन बी अंडरटेकन। All transactions involving receipts by NPOs of value more than rupees 10 lakhs or it equivalent in foreign currency. ये बस हल्का सा बता रखा है कि आपको मेंटेन कैसे करना है, so that basically रिपोर्टिंग एंटिटी को मेंटेन कैसे करना है, by which they can reconstruct the individual transactions, and ये रूल 4 बताता है, एंड इंटरनल जो उनका स्पेसिफिक रेगुलेटर है उनके हिसाब से भी अगर कोई रूल्स है तो वो भी फॉलो करने हैं, तो जस्ट रूल 4 and 5 कैन बी रेड वंस। अच्छा सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज रेफर्ड टू इन क्लॉज एच। सर क्लॉज एच क्या है? क्लॉज एच में ट्रांजैक्शन का मीनिंग बता रखा है। सो दैट ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एन अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन वेदर और नॉट एनी कैश इज इन्वॉल्व बट which to a person acting in good faith gives rise to reasonable ground of suspicion that it may involve proceeds of offenses specified in the schedule, जो हमने शेड्यूल पार्ट ए, बी और सी पढ़ा, regardless of the value involved। तो अगर किसी को ये एक नॉर्मल इंसान जो है एक्टिंग इन गुड फेथ, उसको अगर ये शक आ सकता है तो आपकी ये ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। सर शक क्या आ सकता है? दैट द रीजनेबल ग्राउंड दैट सस्पिशन इन्वॉल्व, कि इसके अंदर जो पैसा इन्वॉल्व है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द ऑफेंसेस, दैट इज ऑफ बेसिकली इट इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसीड्स ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस। क्लियर? और इट अपीयर्स टू हैव बीन मेड इन सर्कमस्टांसेस ऑफ अनयूजुअल अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी और इट हैज नो इकोनॉमिक रैशनल बोनाफाइड पर्पस नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली सस्पिशन क्या होता है? शक। तो इसके अंदर कुछ रैशनल नहीं है तो सस्पिशन इन्वॉल्व है। क्लियर? और इट गिव्स राइज अ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन दैट इट मे इन्वॉल्व फाइनेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू टेररिज्म। क्लियर है? तो ये जस्ट एक मीनिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। अच्छा, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सेक्शन नंबर 12A, डायरेक्टर में कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी रिपोर्टिंग एंटिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड अंडर 11A, 12(1) और 12AA। सर 12AA अभी नीचे आना है, 2 मिनट रुक जाओ। और ही कैन कॉल फॉर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट ही कंसीडर्स नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अगर बुलाया गया तो रिपोर्टिंग एंटिटी को एवरी सच इंफॉर्मेशन इट नीड्स टू बी फर्निश्ड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी, वो मना नहीं कर सकती, एंड जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करी जाएगी बाय द डायरेक्टर। अच्छा सर, ये एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस क्या है? 12AA में बात करी जाती है। अगेन दिस इज अ ड्यूटी ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी दैट एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ईच स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। सर ये स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन का मतलब बताओ, अब वो नीचे दिया हुआ है, अभी बता दूंगा, या पहले पढ़ लेते हैं। चलो, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन का मतलब होता है विड्रॉल और डिपॉजिट इन कैश एक्सीडिंग अ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज एक्सीडिंग अ प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट, ट्रांजैक्शन इन एनी हाई वैल्यू इंपोर्ट और रेमिटेंसेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर एक्सपोर्ट वाले भी ना, यहाँ पे ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए पॉइंट बता रहा हूं, इंपोर्ट्स और रेमिटेंसेस कवर्ड है, एक्सपोर्ट कवर्ड नहीं है। या फिर एनी अदर ट्रांजैक्शन क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, मतलब इन द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट का पैसा, और वेयर देयर इज अ हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये 4 स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस आर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन। इन 4 ट्रांजैक्शन से पहले आपको कुछ काम करने हैं। आपको बोले तो रिपोर्टिंग एंटिटी को क्या? वेरीफाई द आइडेंटिटी एज पर द ऑनलाइन आधार, प्रोवाइडेड दैट वेयर द वेरिफिकेशन रिक्वायर्स
अब वेरिफिकेशन इट इज रिक्वायर्ड ऑफ अ पर्सन हु डज नॉट रिक्वायर टू ऑब्टेन द आधार, या उसके पास आधार नहीं है, तो उस केस में एनी अदर प्रोसेस और मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग एंटिटी शैल टेक एडिशनल स्टेप्स टू एग्जामिन द ओनरशिप एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इंक्लूडिंग द सोर्स ऑफ द फंड्स ऑफ द क्लाइंट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, कि भैया इसके अंदर सोर्स क्या है, तेरा पैसा कहां से आया है, एडिशनल स्टेप्स लिए जा रहे टू एंश्योर कि उसकी ओनरशिप क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगेन सी फोकस क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग और शेड्यूल्ड ऑफेंस के ऊपर ध्यान देना। ओके, टेक एडिशनल स्टेप्स टू रिकॉर्ड द पर्पस behind conducting the specified transaction and the intended nature of relationship between the transaction parties, तो उनका रिलेशन क्या है। तो बेसिकली what are we trying to do, we are just trying to go into the details of the transaction टू अंडरस्टैंड कि भैया इसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऊपर बेसिक वाले में 12 और 12A वाले में हमने बात करी थी कि ट्रांजैक्शंस मेंटेन करने हैं, और यहाँ पे फोकस क्या है, एनहांस्ड। ऊपर वाले में सिर्फ एक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस मेंटेन किया, लेकिन यहाँ पे हमने ड्यू डिलिजेंस को थोड़ा सा एनहांस किया है। क्लियर है बात? ओके, नाउ What if the client, subsection 2, what if the client fails to fulfill the conditions laid down in subsection 1? उसका authentication, verification नहीं हो पा रहा है। In that case, reporting entity shall not allow the specified transaction to take place. And if any transaction is undertaken by the client which seems to be suspicious or involves proceeds of crime, then in that case हमें उसके ऊपर और ध्यान रखना पड़ेगा, increase monitoring करनी पड़ेगी। तो देखो, if it is considered suspicious or likely to involve proceeds of crime, the reporting entity shall increase the future monitoring of the business relationship with the client, including more scrutiny ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो और ध्यान देना पड़ेगा, और इसके रिस्पेक्ट में जितना भी डेटा इंफॉर्मेशन मिलेगी दैट नीड्स टू बी मेंटेन फॉर 5 years by the reporting entity from the date of transaction between the client and that reporting entity। तो 5 साल तक डेटा मेंटेन करना है फ्रॉम दैट ट्रांजैक्शन। क्लियर है बात? अच्छा, ये क्या हो गया भाई, हाँ, Power of director to impose fine. Inquiry by the director. The director may either on his own motion or application by any authority person or any other officer make such inquiry or cause such inquiry. मतलब या तो वो खुद इंक्वायरी कराएगा या तो इंक्वायरी कराएगा as he thinks fit necessary with regard to the obligations of the reporting entity under this chapter। मतलब ऊपर जो हमने बोला, रिपोर्टिंग एंटिटी को डेटा मेंटेन करना है, सबमिट करना है, एनहांस ड्यू डिलिजेंस करना है, इस सब के रिस्पेक्ट में क्या सही में रिपोर्टिंग एंटिटी काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये चेक करने का काम किसका, डायरेक्टर का। उस चीज के लिए डायरेक्टर कैन गो फॉर द इंक्वायरी अंडर सेक्शन नंबर 13। क्या बात क्लियर है? अपार्ट फ्रॉम दैट इट कैन ऑल्सो ऑर्डर, द डायरेक्टर कैन ऑल्सो ऑर्डर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो पढ़ो, रीजन क्या है, इफ एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और एनी अदर प्रोसीडिंग बिफोर हिम। तो जरूरी नहीं है इंक्वायरी स्टार्ट हो रखी है, कोई और प्रोसीडिंग्स के टाइम पे भी इफ डायरेक्टर फील्स दैट हैविंग रिगार्ड टू द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस इट इज नेसेसरी सो टू डू क्या, ऑडिट, क्या audit, then he may direct the concerned reporting entity to get its accounts audited by an accountant। accountant मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसकी फीस कौन पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी फीस पे करेगा। और अगर ऑडिट के बाद पता चला कि देयर आर सर्टेन नॉन कंप्लायंसेस बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी, देन द डायरेक्टर कैन गो फॉर ईदर ऑफ दीज 4 एक्शंस। क्या क्या? इट कैन डायरेक्ट द रिपोर्टिंग एंटिटी और डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। डेजिग्नेटेड मतलब जिस डायरेक्टर को बता रखा है रिपोर्टिंग एंटिटी ने कि भैया ये हमारा काम करता है ये वाला, तो उस डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को वो बोल सकता है, और एनी अदर बोर्ड या एनी एम्प्लॉय को बोल सकता है विद सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। या फिर डायरेक्टर कैन डायरेक्ट सच रिपोर्टिंग एंटिटी और इज डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, बोर्ड और एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू सेंड रिपोर्ट्स एट सर्टेन स्पेसिफाइड इंटरवल्स ऑन द मेजर्स इट इज टेकिंग, कि भैया आप क्या क्या मेजर्स ले रहे हो ये भी बताओ। प्लस इट में इशू, डायरेक्टर में इशू अ वार्निंग इन राइटिंग, या फिर एक मॉनिटरी पेनल्टी लगाएगा 10,000 to 1 लाख की रेंज में फॉर एवरी फेलियर। ठीक है, तो ये 4 चीजें जिसमें से ये थोड़ा स्पेसिफिक है फॉर एमसीक्यू। आगे बढ़ते हैं। कॉपी ऑफ ऑर्डर सर्व कर दी जाएगी टू द रिपोर्टिंग एंटिटी, नॉट अ वेरी बिग डील। व्हेन एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी, तो उसके अगेंस्ट कोई केस वगैरह फाइल नहीं किया जाएगा। नो प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द रिपोर्टिंग एंटिटी और इट्स एम्प्लॉइज। मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ हाउ यू हैव टू सबमिट द इंफॉर्मेशन कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 48 में पढ़ो जरा मेन चीज कि इसके अंदर अथॉरिटीज कैसी कैसी है। टॉप में कौन आएगा, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर, उसके नीचे डेप्यूटी, उसके नीचे असिस्टेंट, उसके नीचे अदर ऑफिसर्स। ठीक है, ये ईडी की बात कर रहे हैं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, एपेलेट ट्रिब्यूनल, इस चैप्टर में पीएमएलए का खुद का एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं होता है। सो एपेलेट ट्रिब्यूनल विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976, उसी का एपेलेट ट्रिब्यूनल हम इसके अंदर लेके चलते। क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ सर, सेक्शन नंबर 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपील्स टू एपेलेट ट्रिब्यूनल। अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल कैन गो अंडर ईदर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में रिपोर्टिंग एंटिटी जाता है, सबसेक्शन 1 में ईदर द डायरेक्टर और एनी अदर एग्रीड पर्सन जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द डायरेक्टर, इसको छोड़ दो, द डायरेक्टर और एनी अदर एग्रीड पर्सन। सर एग्रीड किससे? बाय द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी।
और सबसेक्शन 2 में क्यों जा रहा है? रिपोर्टिंग एंटिटी जा रहा है। क्यों? बिकॉज द ऑर्डर हैज बीन पास्ड अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। ये वाला, ये जो 4 चीजें हुई ना, 1 2 3 4, इनके अगेंस्ट अगर रिपोर्टिंग एंटिटी को कोई इशू है तो वो भी सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 में किसके पास जाएगा? एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। क्लियर है? सो इन बोथ दिस केसेस एन अपील कैन बी प्रेफर्ड टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट द ओरिजिनल जिसके अगेंस्ट अपील फाइल कर रहे हैं दैट ऑर्डर इज रिसीव्ड। एडिशनल टाइम पीरियड कैन बी परमिटेड इफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग द अपील विद इन ओरिजिनल 45 डेज पीरियड। सर एक्सटेंशन कितना है? 45 डेज दिए क्या? नो, इट हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड। क्लियर? अच्छा, अब अपील आ चुकी है। नाउ द एपेलेट ट्रिब्यूनल विल गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड सारा देखने के बाद इट कैन ईदर कंफर्म द ऑर्डर, इट कैन मॉडिफाई द ऑर्डर, इट कैन सेट असाइड द ऑर्डर व्हिच इज अपील्ड अगेंस्ट। इसके लिए टाइम लिमिट क्या है? मतलब एपेलेट ट्रिब्यूनल को ये सारा काम कितने टाइम में करना है नहीं बता रखा। एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल कोशिश करनी है 6 महीने की, कोशिश करनी है कि 6 महीने में ये चीज डिस्पोज ऑफ हो जाए। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर, आगे बढ़ो। कॉपी ऑफ ऑर्डर सर्व कर दी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बंदा फिर से रो रहा है। मैंने कहा इधर भाई क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो अपील भी फाइल कर दी तूने 26 सबसेक्शन 1 या फिर 26 सबसेक्शन 2 में। 26 सबसेक्शन 1 में कौन अपील फाइल कर रहा है? डायरेक्टर या फिर एनी अदर एग्रीड पर्सन। दिक्कत किससे है? ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। और 26(2) में क्या हो रहा है? किसको दिक्कत है? रिपोर्टिंग एंटिटी को। किससे? सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 के ऑर्डर से जो डायरेक्टर ने फाइल कर रखा है आफ्टर इंक्वायरी। क्लियर है बात? लिंकिंग हो चुकी है, ठीक है। अब ये बंदा क्यों रो रहा है? ही स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल। मैंने कहा एपेलेट ट्रिब्यूनल से भी दिक्कत है, एनसीएलटी से भी दिक्कत है। ठीक है भाई, जाओ। कहां जा रहे हो आप जाओ टू द हाई कोर्ट। तो पढ़ो, अपील टू द हाई कोर्ट विद इन 60 डेज ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ध्यान रखना, सारे आपके कोर्स में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ इज अलाउड। सिर्फ यहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इज अलाउड। दिस इज यूनिक, ठीक है। मैंने उसी का एक नोट दिया हुआ है, ठीक है। एंड अगर हाई कोर्ट को लगता है कि देयर इज सम सफिशिएंट कॉज व्हिच प्रिवेंटेड यू फ्रॉम फाइलिंग एन अपील विद इन 60 डेज, देन वी विल ग्रांट यू एन एक्सटेंशन। वेदर इट इज एन अनलिमिटेड एक्सटेंशन, आंसर इज नो। अप टू 60 डेज की एक्सटेंशन आपको दे दी जाएगी। क्लियर? अच्छा सर, हाई कोर्ट कौन सा? हाई कोर्ट कौन सा? जहां पे भी वो बंदा रहता है, रिस्पोंडेंट रहता है इन इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एग्रीड पार्टी। नहीं तो फिर वो जो बंदा फाइल कर रहा है वो जहां रहता है या काम करता है, तो दैट इज नॉट वेरी बिग डील। अच्छा, प्रोसीजर्स एंड पावर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये थोड़ा फॉर्मल है, प्रोसीजरल, इसको आप कर सकते हो। कोड्स ऑफ सिविल प्रोसीजर इज नॉट एप्लीकेबल टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल, वो अपने हिसाब से एक्ट करेगा, बट यस प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वो ध्यान रखते हुए चलेगा। उसके पास पावर्स होती है सिविल कोड जैसी ही, जैसे समनिंग एंड अटेंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस, एग्जामिनेशन ऑन ओथ, डिस्कवरी ऑन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो सारे एक बार आप रीड कर सकते हो। एक्स पार्टे ऑर्डर एंड ऑल दोस पॉइंट्स। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल, अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा? एज इफ इट इज एन डिक्री या फिर एज इफ इट इज एन ऑर्डर ऑफ द सिविल कोड, एंड फॉर दिस पर्पस इट शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोड। हो सकता है एपेलेट ट्रिब्यूनल बोले कि भैया ये ऑर्डर को आप कोर्ट के पास जाने दो, सिविल कोर्ट के पास जाने दो, एंड सिविल कोर्ट विल इंश्योर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, तो वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दैट कैन ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड। ओके, डीमिंग प्रोविजन ये कुछ नहीं है। ऑल द प्रोसीडिंग्स शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एज पर इंडियन पेनल कोड एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी सिविल कोड। क्यों? क्योंकि सर इंडियन पेनल कोड में एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं यूज किया जाएगा वर्ड, वहां पे सिविल कोर्ट होगा, तो हम एपेलेट ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट मान लेंगे। अच्छा, सारे डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे? मेजॉरिटी। लेकिन सर अगर दो बंदों का बेंच है, एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तो क्या करे? रोते 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 किसके पास जाएंगे? टू द चेयरमैन। चेयरमैन क्या करेगा? या तो चेयरमैन खुद सुनेगा पॉइंट्स, या तो बोलेगा कि चलो ये पॉइंट्स रेफर कर रहे हैं हम टू एनी थर्ड मेंबर ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो जब 3 सुन लेंगे फिर हम मेजॉरिटी चेक करेंगे। सर फिर भी मेजॉरिटी नहीं आई, अरे कैसे हो सकता है ऐसा? 3 में से मेजॉरिटी तो बनेगी ना। एक कोई और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, लेकिन तीसरा कुछ ना कुछ तो एक बात कहेगा ना, सो मेजॉरिटी विल बी फॉर्म्ड। क्लियर? सो दैट इज सेक्शन नंबर 38। सिविल कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, इट कैन नॉट एंटरटेन एनी सूट और एनी प्रोसीडिंग विद रिस्पेक्ट टू विच एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, डायरेक्टर, यहाँ पे एपेलेट ट्रिब्यूनल, उनके पास पावर है। एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, तो ना एंटरटेन करेगा, ना कोई इंजंक्शन ग्रांट कर सकता है। सो सिविल कोर्ट को पूरा बाहर कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द पीएमएलए। पीएमएलए में ईडी ही काम करती है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। स्पेशल कोर्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशल कोर्ट का काम क्या था? भूल गए आप? वहां पे कन्फिस्केशन किसने करी थी? स्पेशल कोर्ट ने करी थी ना, तो स्पेशल कोर्ट के अलग पावर्स है। सो कौन बनाएगा स्पेशल कोर्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे? इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का ही कोई जज होगा, ठीक है। बेसिकली जो सेशंस कोर्ट होता है उसको हम स्पेशल कोर्ट की तरह डेजिग्नेट करते हैं, और सेशंस कोर्ट के ऊपर कौन होता है? हाई कोर्ट। इसीलिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ बातचीत करके हम किसी सेशंस कोर्ट को बना देंगे स्पेशल कोर्ट, ठीक है। इट शैल फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन नंबर 4 बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट्स ऑफ सेशन एज
स्पेशल कोर्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। क्या ये बात क्लियर हुई है? आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, हाई कोर्ट का जनरल मीनिंग बता रखा है, जो भी उस सेशंस कोर्ट के ऊपर रहेगा, मतलब अगर दिल्ली में भी जैसे रोहिणी कोर्ट है तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट विल बी द रेलिवेंट हाई कोर्ट। ओके, ये एक चीज ध्यान रखना, व्हाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अ स्पेशल कोर्ट शैल आल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन द ऑफेंस रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में कौन सी बात करी है? मनी लॉन्ड्रिंग की। तो मनी लॉन्ड्रिंग को छोड़ के भी कोई और ऑफेंस का ट्रायल रखवाया जा सकता है इफ दैट पर्सन इज चार्ज्ड। तो मतलब सीआरपीसी में एक बंदे ने कुछ गलत काम किया हुआ है जो कि ट्रायल रखवा रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो दोनों ऑफेंसेस को हम एक ही जगह ट्रायल रखवा सकते हैं। क्लियर है? तो ही कैन बी चार्ज्ड एट द सेम ट्रायल। नाउ सेक्शन नंबर 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सेक्शन मैं एक चीज फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि पीएमएलए में दो चीजें चल रही है। क्या? शेड्यूल्ड ऑफेंस और मनी लॉन्ड्रिंग। तो दो ऑफेंसेस का ट्रायल एक ही जगह पे रखवाने वाले हैं। तो ध्यान से इस बेस के साथ इस सेक्शन को पढ़ना, वरना समझ में नहीं आएगा। रट्टा नहीं मारना है लॉ में, ठीक है? समझ के करो। सो ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन, ट्रायल ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 एंड एनी शेड्यूल्ड ऑफेंस। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग है और ये शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो वो दोनों ऑफेंस एक ही स्पेशल कोर्ट में ट्रायल रखवाए जाएंगे। क्लियर है बात? तो पढ़ो, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 एंड एनी अदर शेड्यूल्ड ऑफेंस व्हिच इज कनेक्टेड टू द ऑफेंस अंडर दैट सेक्शन, दोनों कनेक्टेड है, कमिटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड बाय द स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर विच एरिया, दैट एरिया वेयर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 बाय स्पेशल कोर्ट, सेक्शन 3 ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो कौन सा कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा? A special court may, upon a complaint made by an authority authorized in this behalf, ED काम करती है इसके अंदर, may take cognizance of offense under section 3 without the accused being committed to it for trial। मतलब kind of back end investigation होने वाला है, हम अक्यूज को भी ट्रायल पे नहीं लेके आ रहे, हम पीछे से ही एक कॉग्निजेंस ले रहे हैं, स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है, मतलब अटेंशन ऑफ द ऑफेंस ले रहा है एंड उस चीज का एक इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि यहाँ पे ऑफेंस हुआ ही नहीं है तो एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी और केस रफा दफा हो जाएगा, ट्रायल रखवाएंगे नहीं। अगर लगता है कि ट्रायल ऑफेंस हुआ है तो फिर ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये बस क्लोजर रिपोर्ट की बात करी गई है, दैट इफ आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इट इज फाउंड दैट ऑफेंस तो हुआ ही नहीं था। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस टू द स्पेशल कोर्ट। सपोज शेड्यूल्ड ऑफेंस का जो कॉग्निजेंस लिया है वो स्पेशल कोर्ट एक पर्टिकुलर एरिया, लेट्स से एरिया ए के स्पेशल कोर्ट ने लिया है, एंड ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो कॉग्निजेंस है वो एरिया बी के स्पेशल कोर्ट ने लिया है। तो हमने अभी भी क्या बोला कि दोनों ही ऑफेंसेस का जो ट्रायल है वो एक ही स्पेशल कोर्ट में रखवाना है। तो वो जो शेड्यूल्ड ऑफेंस वाला स्पेशल कोर्ट होगा ना, दैट विल ट्रांसफर दैट केस टू द एरिया बी स्पेशल कोर्ट, ताकि ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड शेड्यूल्ड ऑफेंस का ट्रायल एक ही स्पेशल कोर्ट में रखवाया जाए। ताकि यार ये देखो, ये इंटरकनेक्टेड है, एक स्पेशल कोर्ट दूसरा ऑफेंस ले रहा है, वो दूसरा वाला स्पेशल कोर्ट हमारा शेड्यूल्ड ऑफेंस ले रहा है, तो फिर समझ नहीं आएगा। क्योंकि सर दोनों के दोनों कनेक्टेड है। इट इज बेटर लॉजिस्टिकली एंड बाय ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू दैट बोथ दीज ऑफेंसेस शुड बी ट्राइड एट द सेम स्पेशल कोर्ट। तो अगर दूसरे ने लिया है तो उसका ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। एंड इस चीज को हम ज्वाइंट ट्रायल नहीं मानेंगे। ओके, नीचे आएगा अभी, सेम पावर एज दैट ऑफ सेशंस कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड एज सेशंस कोर्ट। ये मैंने बता दिया आपको कि ये जस्ट बिकॉज शेड्यूल्ड ऑफेंस एंड ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आर बीइंग ट्राइड एट वन स्पेशल कोर्ट, दैट डज नॉट मीन दिस इज अ जॉइंट ट्रायल। एंड ये एक छोटा सा एक और क्लैरिफिकेशन है कि अगर हमने कंप्लेंट फाइल करी, उसके रिस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर हम सपोज किसी और बंदे को भी चार्ज कर देते हैं, तो मान लिया जाएगा कि वो ओरिजिनल कंप्लेंट में ही है। ये नहीं बोल सकते कि अरे ओरिजिनल कंप्लेंट में मेरा नाम नहीं था, अब आप मुझे चार्ज कर रहे हो। तो वो सारी बातें इसके अंदर क्लैरिफाई करी गई है। अच्छा, हाईकोर्ट के पास बेल के प्रोविजन है वो एज इट इज रहेंगे, बिकॉज स्पेशल कोर्ट के ऊपर भी तो हाई कोर्ट रहेगा ना। क्योंकि सर स्पेशल कोर्ट इज काइंड ऑफ अ सेशंस कोर्ट ओनली, तो ऊपर हाई कोर्ट रहेगा, तो नॉट अ वेरी बिग डील। नाउ सेक्शन नंबर 45, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल मतलब लर्न करने के लिए इजी है कि आगे नॉन लगा देना, नॉन बेलेबल, और नॉन कॉग्निजेबल मतलब आगे से नॉन हटा देना, मतलब बेलेबल। सारे के सारे ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट आर, फिल इन द ब्लैंक्स, फटाफट बोलो, सारे के सारे ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट आर बेलेबल एक्सेप्ट वन, SFIO 212 सबसेक्शन 6 लिंक्ड विद फ्रॉड 447। लेकिन पीएमएलए अब अलग एक्ट है, तो इसके लिए क्या है, ऑल द ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल, मतलब कॉग्निजेबल। सर नॉन बेलेबल मतलब बेल मिल ही नहीं सकती क्या? नहीं, इंट्रोडक्शन में सारा पढ़ा चुका हूं कि बेल मिल सकती है, बट एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो पढ़ो, कंडीशन फॉर रिलीज ऑफ बेल, नॉटविथस्टैंडिंग CRPC, नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल
or on his own bond unless public prosecutor has been given an opportunity to oppose this application, and if he opposes, the court is satisfied that there are reasonable grounds to believe that that person is not guilty of offense, and if released he shall not commit any other new offense. ठीक है, लेकिन कुछ जनों के लिए एक एक्सेप्शन है, तो क्या जन है और क्या एक्सेप्शन है पढ़ो. अंडर द एज ऑफ 16 women, sick, infirm मतलब तबियत वगैरह खराब है, और एनी अदर पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑन हिज ओन और अलॉन्ग विद एनी अदर पर्सन को अक्यूज्ड. लेकिन सर बात क्या है कि टोटल सम जो है मनी लॉन्ड्रिंग का वो ज्यादा नहीं है, लेस देन 1 करोड़ है. तो ऐसे केसेस में हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोई मौका नहीं देंगे, एंड दे शैल बी रिलीज्ड इफ द स्पेशल कोर्ट सो डायरेक्ट्स. क्लियर है बात? ये एज इट इज लर्न करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा सर कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस के बारे में पढ़ाओ. सर अभी तो ऊपर बोला हमने कॉग्निजेबल, भाई कॉग्निजेबल कॉग्निजेंस अलग अलग चीजें हैं. कॉग्निजेबल इज वेदर बेलेबल और नॉट, एंड कॉग्निजेंस मतलब टेकिंग अटेंशन ऑफ द मैटर. ठीक है, तो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मतलब स्पेशल कोर्ट कब कहेगा कि ठीक है भैया ऑफेंस को हम कंसीडर करते हैं, ट्रायल रखवाते हैं, व्हेन कंप्लेंट इन राइटिंग, व्हेन कंप्लेंट इन राइटिंग इज रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हु इज ऑथराइज्ड इन राइटिंग इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर. ऑफिसर कौन हो सकता है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन ऑथराइजेशन कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट. प्लीज ध्यान रखो, ये छोटी छोटी बातें आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस अपॉन इन द रिवीजन लेक्चर, बट कोशिश करना कि रीड करते हो तो एक एक पॉइंट आप समझ रहे हो. क्लास जितना मैं डिटेल में एक एक पॉइंट नहीं हैमर कर पा रहा. क्लियर है? अच्छा, नो पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट अनलेस ऑथराइज. ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करेगा तो ही पुलिस ऑफिसर इस चीज में इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा. बेल की लिमिटेशन जो है सीआरपीसी में वो इन एडिशन रहेंगी, हमने जो बताई वो विद रिस्पेक्ट टू पीएमएलए है. एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, स्पेशल कोर्ट को वी विल बी डीमिंग एज सेशंस कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू सीआरपीसी, एंड जो भी प्रोसिक्यूशन रखवाएगा ही शैल बी डीम्ड एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सीजी चाहती है तो एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रखवा सकती है. अपील एंड रिवीजन सारा काम किसका? उसके हायर वाली कोर्ट का. स्पेशल कोर्ट के ऊपर कौन रहता है? हाई कोर्ट. क्लियर? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स. सर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट मतलब यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर्स, मतलब एक दूसरे का फायदा कराना है. तो इंडिया किसी और कंट्री के साथ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कर रही है, क्यों? ताकि हमारे इन्वेस्टिगेशन में वहां का यूज हो पाए. मे बी सम प्रॉपर्टी वहां पे इन्वॉल्व है, कोई प्रॉपर्टी का कुछ इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है, तो वो कंट्री हमारी हेल्प कर देगा. सिमिलरली वहां के ऑफेंस के रिस्पेक्ट में अगर इंडिया का कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो इंडिया की गवर्नमेंट हेल्प करेगी. तो दिस इज रेसिप्रोकल अरेंजमेंट. क्लियर है? जिसके साथ हम एंटर करते हैं इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. Okay, so agreements are entered why? To enforce the provisions of our act or for exchange of information for prevention of an offense under this act or under corresponding law or investigation of cases relating to any offense under this act. So exchange of information क्या जा रहा है? Enforcing the provisions of PMLA, all these points. Okay, and for reciprocal arrangements it may be required that we have to modify or create some exceptions from for PMLA. जो हमारा PMLA एक्ट है वो हमारे इंडिया के हिसाब से बना है. अगर यूएस के साथ लगाने के लिए कुछ पीएमएलए में हो सकता है एक्सेप्शंस क्रिएट करनी पड़ जाए, तो हम उस रेसिप्रोकल एग्रीमेंट में इस चीज को लिख देंगे. ओके, लेट्स प्रोसीड. आगे बढ़ते हैं. सेक्शन नंबर 57, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस. आई होप द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इज क्लियर. इट इज अ फॉरेन कंट्री, इट इज अनदर स्टेट व्हिच इज अपार्ट फ्रॉम इंडिया विथ व्हिच आवर गवर्नमेंट हैज एंटर्ड अ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, की आप हमारी मदद करना, हम आपकी मदद करेंगे. क्योंकि देखो जनरली क्या होता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग में मोर देन वन कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है. प्रॉपर्टी कहीं पे ले ली, ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं घुमाई, वो ऑल दोस हवाला ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग. सो दैट इन दोस केसेस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन्वॉल्व हो ही जाता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद सबसेक्शन 1, इशू ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. क्या हो रहा है इसके अंदर? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू हो रहा है. अब देखो जल्दी से, ये कौन है? बहुत गुस्से में है. कौन है ये? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या एनी अदर ऑफिसर विच इज सुपीरियर टू दैट पर्सन. मतलब जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ही कैन बी एनी पोजीशन, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, एनीवन, एंड उसके सुपीरियर वाला. अब मैंने कहा इधर आओ, क्यों गुस्सा हो रहे हो? क्यों कह रहे सर हमें ना कुछ पता चला. मैंने कहा क्या? इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट. मतलब ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स किसके अंदर चल रही है सर? ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है Prevention of Money Laundering Act 2002 में. Okay, an application is made that any evidence is required in connection with the investigation into an offense or proceedings under this act. मतलब प्राइमरी कंडीशन क्या कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है हमारे एक्ट में. सेकेंडरी चीज क्या हुई? उसको लग रहा है कि एविडेंस रिक्वायर्ड है एंड उसका ओपिनियन है, 100% कंक्लूजन नहीं है, उसका ओपिनियन है दैट सच एविडेंस मे बी अवेलेबल एट एनी प्लेस इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. मैंने कहा ठीक है, तो भैया जा
स्पेशल कोर्ट के पास, ठीक है। वो डायरेक्ट, प्लीज ध्यान रखना, दिस पर्सन कैन नॉट डायरेक्टली गो टू द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ही विल गो टू द स्पेशल कोर्ट, एंड स्पेशल कोर्ट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट यस such evidence is required in connection with the investigation into an offense or proceedings under this act may issue a letter of request to a court or authority in the contracting state। अब सर ये कौन सी कोर्ट होगी, कौन सी अथॉरिटी होगी? इट विल बी डिसाइडेड इन द एग्रीमेंट विच इज एंटर्ड बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। क्लियर है बात? ओके, एंड विच इज कंपिटेंट टू डील विद सच रिक्वेस्ट। तो क्या हम सीधा कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में जाएंगे? नहीं, हम जाएंगे, हम मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या एनी अदर सुपीरियर ऑफिसर। वी विल गो टू द स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट चेक करेगा कि हाँ जो आप बोल रहे हो वो सही है क्या, एविडेंस रिक्वायरमेंट है क्या, तो हम वो वाला स्पेशल कोर्ट जाएगा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के कॉम्पिटेंट कोर्ट या अथॉरिटी के पास, ठीक है। और क्या रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज एग्जामिन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, प्लीज टेक सच स्टेप्स as the court is specifying, and please forward all the evidence taken or collected to the special court which is issuing such letter of request। मतलब ये वाला क्लियर है। और ये सारा ट्रांसमिशन वगैरह कैसे किया जाता है? एज सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट। तो ये हाउ टू इशू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, कल को कोई ये कह सकता है क्या कि ये वाला एविडेंस तो अपने कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से लिया, ये तो एविडेंस ही नहीं है ना? कोई नहीं कह सकता। सबसेक्शन 3 ने बोल दिया कि इट इज डीम्ड एविडेंस, माना जाएगा कि इस इन्वेस्टिगेशन में ही वो चीज पाई गई है, एंड नो वन कैन से जस्ट बिकॉज इट इज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इट इज नॉट परमिसेबल एज एविडेंस अंडर आवर एक्ट। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 58, असिस्टेंस टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस। 57 में क्या हो रहा था? पीएमएलए हमारे एक्ट में ऑफेंस हुआ और हमने बाहर वालों की मदद ली। 58 में उल्टा हुआ, बाहर वालों में ऑफेंस हुआ, यूएस में ऑफेंस हुआ, दुबई में ऑफेंस हुआ, और हम उनकी मदद करेंगे। क्लियर? तो वो जो बाहर की कोर्ट है या बाहर की अथॉरिटी है वो हमारे स्पेशल कोर्ट के पास आएगी? नहीं 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 नहीं, वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी। क्लियर? यहां पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी, स्पेशल कोर्ट के पास डायरेक्ट नहीं जाएगी। ओके, एंड सिमिलरली वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू कर देगी कि भैया इन्वेस्टिगेशन वहां चल रही है, हमारी थोड़ी मदद कर दो एविडेंस कलेक्ट करने में। ओके, एंड फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हाँ यहां पे जरूरत है और हम कुछ कर सकते हैं, देन वो स्पेशल कोर्ट को या एनी अदर अथॉरिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक्स फिट वो फॉरवर्ड कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, एंड बोलेगी भैया इसके अंदर एग्जामिनेशन वगैरह करो। और वो एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा? एज पर द प्रोविजंस ऑफ आवर एक्ट, ठीक है, या फिर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो यहां पे बस उल्टा हो रहा है। तो 57 और 58 क्लियर है? हाँ सर। अब ये कुछ सेक्शंस ऐड हुए थे रिसेंटली, ठीक है, लास्ट वाले May 22 के स्टडी मटेरियल के थ्रू। तो ध्यान से 58A, स्पेशल कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी। अब आपके दिमाग में डाउट, सर ये रिलीज क्यों कर रहा है और कैसे, मतलब कब? तो ध्यान से सोचो, वेयर ऑन क्लोजर ऑफ द क्रिमिनल केस और कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इन अ क्रिमिनल कोर्ट आउटसाइड इंडिया अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ ऑफ एनी अदर कंट्री। मतलब केस कहां चल रहा था? बाहर चल रहा था। वहां पे क्या हुआ? केस हो गया क्लोज, और उसके बाद फाइंडिंग क्या हुई है? सच कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज नॉट बीन टेकन इन इंडिया और द प्रॉपर्टी इन इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब सर कुल मिला के कंक्लूजन क्या हुआ कि इंडियन प्रॉपर्टी सेफ है, इंडियन प्रॉपर्टी जो कन्फिस्केट हुई है। सर आप कैसे कह रहे हो कन्फिस्केट हुई है? क्योंकि आपको हेडिंग को समझना आना चाहिए। जब वो बोल रहे हैं रिलीज, इसका मतलब वो ऑलरेडी ताबे में आ चुकी है, ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है, अथॉरिटीज के पास जा चुकी है। तो बाहर केस चल रहा था, केस का क्लोजर हुआ और पता चला मनी लॉन्ड्रिंग हुआ ही नहीं है, या फिर अगर हुआ भी हो तो हमारी इंडियन प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं थी। तो उस केस में स्पेशल कोर्ट रिलीज कर देगा। कैसे? द स्पेशल कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन मूव बाय द कंसर्न पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी रहेगी, और डायरेक्टर आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टी, जो भी अदर इन्वॉल्व पार्टी है इन द केस, ऑर्डर रिलीज ऑफ सच प्रॉपर्टी किसको? टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू इट। So 58A is a very specific section which deals with the closure of case which is outside India. Okay, next section number 58B. अब 58B में क्या हो रहा है? देखो हेडिंग से, देखो हेडिंग्स को समझना बहुत जरूरी है। क्लास में हम हेडिंग पे भी बहुत टाइम लगाते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द सेक्शन, क्योंकि ये जो 57 से 60 की सीरीज है ना, इसमें वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और अथॉरिटी फॉर कन्फिस्केशन और रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी। अब आप इसमें फिर कंफ्यूज हो गए, सर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और अथॉरिटी मतलब केस तो भारी चल रहा है, फिर यहां पे आप दोबारा कह रहे हो रिलीज, और 58A में भी आपने रिलीज बोला है, और फिर यहां पे आपने कन्फिस्केशन भी ऐड कर दिया। ये हमें कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान से, यहां पे कुछ स्पेसिफिक केसेस होने वाले हैं जिसके अंदर केस कंटिन्यू नहीं हो सकता। ऊपर वाले में ऐसा नहीं था केस कंटिन्यू नहीं हो सकता, ऊपर वाले में केस खत्म हुआ है और हमारी इंडियन प्रॉपर्टी उसमें से रिलीज हुई है। तो पढ़ो, वेयर द ट्रायल अंडर कॉरस्पॉन्डिंग लॉ अंडर एनी अदर कंट्री कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय रीजन ऑफ डेथ ऑफ द अक्यूज्ड और अक्यूज्ड बीइंग प्रोक्लेम्ड being declared as a proclaimed offender or any other reason or having commenced but not concluded। तो सर कुल मिला के बात याद रखने के लिए क्या है कि बाहर का जो केस है वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया,
वो हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उस केस में बाहर की कोर्ट या अथॉरिटी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगी कि आप इस प्रॉपर्टी का प्लीज, जो भी आपकी इंडियन प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी, उसको या तो कन्फिस्केट करे या तो रिलीज करे, एज द केस में भी। ये कौन डिसाइड करेगा? सर हमारा स्पेशल कोर्ट। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे डायरेक्टर को ये फॉरवर्ड कर देगा टू मूव एन एप्लीकेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो जाएगा नहीं स्पेशल कोर्ट के पास, वो डायरेक्टर को बोलेगा। क्या बोलेगा कि भैया मूव एन एप्लीकेशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट एंड अपॉन सच एप्लीकेशन द स्पेशल कोर्ट शैल पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स। सर ये एप्रोप्रिएट ऑर्डर मतलब क्या? इधर कन्फिस्केशन और रिलीज। ठीक है, रिगार्डिंग देखो आगे कन्फिस्केशन और रिलीज ऑफ सच प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर है ये बात? तो ये आपको फ्लो ध्यान रखना है, इसीलिए फ्लो चार्ट के द्वारा दिया गया है। बट कहीं पे भी कोई भी लैंग्वेज जो है वो बेरक से चेंज नहीं करी गई है। दैट इज द पॉइंट ऑफ दीज काइंड ऑफ बुक्स, जो मैंने उस तरीके से डिजाइन करने की कोशिश करी कि हाँ लैंग्वेज हम रखे बेरक वाली, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल दे ताकि दोनों ऑब्जेक्टिव्स मीट हो, लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, जिसको एक बार बस रीड करना है कि अगर कोई समन्स वगैरह है, वारंट है, या एनी सर्च वारंट है, ये सारा कुछ जो ट्रांसमिट किया जाएगा और इंप्लीमेंट किया जाएगा हाउ, बाय द रूल्स as the central government may specify. Okay, so reciprocal arrangements for processes, assistance for transfer of accused, ये सारा कैसे किया जाएगा? as the central government may notify by notification. ठीक है, specify by notification. सो दिस इज नॉट अ वेरी बिग सेक्शन, तो इसको जरा आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 60 थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है और थोड़ा सा बड़ा है, तो ध्यान से समराइज करने की कोशिश करना। अटैचमेंट, सीजर एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट और इंडिया। मतलब या तो इंडिया में ऑफेंस हुआ और प्रॉपर्टी बाहर है, या तो ऑफेंस बाहर हुआ और इंडिया में प्रॉपर्टी है। तो दोनों ही केसेस को हम कवर करेंगे सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 1 में क्या हुआ पहले ध्यान से देखना। व्हाट हैपेंड इनिशियली where the director has made an order for attachment of any property under section 5, मतलब प्रोविजनल अटैचमेंट हुई, या फिर फ्रीजिंग हुआ सेक्शन 17 में, या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 8। जल्दी से बताओ यहां पे क्या होता है? प्रोविजनल अटैचमेंट को कंफर्म किया जाता है, या फिर स्पेशल कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है विद रिस्पेक्ट टू कन्फिस्केशन। मतलब या तो प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ, या तो कंफर्मेशन ऑफ अटैचमेंट हुआ, या तो कन्फिस्केशन हुआ। एंड मतलब ये तो हुआ ही हुआ, ये हमारी पहली कंडीशन तो लगी। सेकंड कंडीशन लग रही है कि ये प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड है टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब शक हो रहा है कि प्रॉपर्टी आउट ऑफ इंडिया है। अब क्या करे? अब हमारे यहां से जो डायरेक्टर भाई साहब है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर भाई साहब है, हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 10 एज द केस में बी, मतलब डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? जल्दी से बताओ। जब हमारी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाती है इन द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो डायरेक्टर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जाएगा स्पेशल कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन लेके, ओके, और उसमें वो क्या करेगा? ही विल रिक्वेस्ट, ही में इशू द स्पेशल कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर। सर ये ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजनल अटैचमेंट, कंफर्मेशन ऑफ अटैचमेंट और कन्फिस्केशन, यही वाला जो ऊपर पास हुआ। क्लियर है? तो वो एक एप्लीकेशन लेके जाएगा टू द स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल कोर्ट ये पर्टिकुलर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू करेगा टू द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स अथॉरिटी और कोर्ट विच एवर इज कॉम्पिटेंट एज पर द एग्रीमेंट। क्लियर है? क्यों हुआ ये चीज? बिकॉज द प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कॉन्ट्रैक्टिंग। आई होप दिस पॉइंट इज कंप्लीटली ओके विद यू कि सबसेक्शन 1 में ओरिजिनल ऑफेंस और ओरिजिनल ऑर्डर्स जो हुए वो इंडिया में हुए और प्रॉपर्टी बाहर है। अब सबसेक्शन 2 में उल्टा कर देते हैं, वेयर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो बाहर की जो कोर्ट या अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देगी? एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगी। क्यों? रिक्वेस्टिंग अगेन वही अटैचमेंट, सीजर, फ्रीजिंग, कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन इंडिया विच इज डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी पर्सन फ्रॉम द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर कॉरस्पॉन्डिंग लॉ कमिटेड इन दैट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो अगर आपको हिंट्स के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हो कि सबसेक्शन 1 में ऑफेंस जो हुआ है वो इंडिया में हुआ है और सबसेक्शन 2 में जो ऑफेंस हुआ है वो आउटसाइड इंडिया हुआ है। क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसा एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आया, देन इट कैन फॉरवर्ड दिस पर्टिकुलर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर। तो देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फॉरवर्ड सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर एज इट थिंक्स फिट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब सबसेक्शन 2 से ही लिंक सबसेक्शन 2A है, ध्यान से पढ़ना। प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग विच इज द ऑफेंस आउटसाइड इंडिया टू बी कन्फिस्केटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हमें ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर केस में कन्फिस्केशन होना है तो फिर उसके आगे प्रोसेस क्या होगा? मतलब ऑफेंस बाहर ही हुआ है, इंडिया में कन्फिस्केशन हो रहा है, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सबसेक्शन 2, तो आगे पढ़ो।
where on closure of the criminal case or conclusion of trial in a criminal court outside India under the corresponding law of any other country, such court मतलब बाहर की कोर्ट है ये, finds that the offense of money laundering under the corresponding law of that country has been committed. मतलब बाहर ऑफेंस चल रहा था, वहां पे कंक्लूजन हो चुका है कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग हुई है. Then in that case the director may serve an application to the special court for execution of confiscation under subsection 2. मैंने आपको बोला ये subsection 2 का एक specific extension है with respect to confiscation. ठीक है, तो यहां पे आप सिर्फ confiscation के ऊपर यहां पे भी लिख सकते हो एक subsection 2A. ठीक है, तो सबसेक्शन 2A इज एन एक्सटेंशन ऑफ सबसेक्शन 2. अब स्पेशल कोर्ट के पास जब ये वाला एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आ जाएगा तो अब आपके भी दिमाग में डाउट आएगा कि सर अब स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, तो फिर स्पेशल कोर्ट उस चीज का एक ऑर्डर पास कर देगा कन्फिस्केशन का. क्लियर, क्योंकि देखो कन्फिस्केशन के लिए आपको स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, चाहे ऑफेंस इंडिया में हुआ हो या ना हुआ हो. इंडिया में होता है तो सेक्शन 8 लग जाता है, बाहर होता है तो सेक्शन नंबर 60 लग जाता है. क्लियर, सो ऑर्डर क्या पास होगा, दैट सच प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग और विच हैज बीन यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग शैल स्टैंड कन्फिस्केटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. जल्दी से बताओ किस किस बच्चे के दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर यहां पे आप बोलते हो कि ऑफेंस बाहर हुआ, यहां पे आप बोलते हो कि ऑफेंस बाहर हुआ, तो ये कन्फिस्केशन हमारे सरकार के नाम पे क्यों हो रही है? क्या ये डाउट आ रहा है किसी के दिमाग में? इसका मतलब आप बिल्कुल तरीके से कंसेप्ट हाथ में पकड़ के चल रहे हो कि सर ऑफेंस बाहर हुआ तो फिर कन्फिस्केशन उनके गवर्नमेंट के नाम पे होनी चाहिए. बिल्कुल वैलिड डाउट है. नीचे एक सब सेक्शन आएगा जिसमें हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट उसके गवर्नमेंट को कंपेंसेट करेगा. क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी हमने रख ली जबकि ऑफेंस बाहर हुआ है. आगे पढ़ो पहले. अच्छा, ये ऑर्डर जो होगा इट शैल बी आफ्टर गिविंग नोटिस टू द अफेक्टेड पर्संस. वेरी वेरी फॉर्मल पॉइंट. लेट्स प्रोसीड. सबसेक्शन 3. अब ये थोड़े से प्रोसीजरल पॉइंट्स है. व्हाट विल डायरेक्टर डू ऑन रिसीट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अंडर 58 और 59 जो ऊपर पड़ा? ही शैल डायरेक्ट एनी अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट टू टेक ऑल स्टेप्स फॉर ट्रेसिंग एंड आइडेंटिफाइंग सच प्रॉपर्टी. ट्रेसिंग और आइडेंटिफाइंग की एक जनरल मीनिंग है. ट्रेसिंग मतलब टू आइडेंटिफाई नेचर क्या है प्रॉपर्टी का, सोर्स क्या है, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल, ओनरशिप, मतलब पूरा का पूरा चिट्ठा निकालना प्रॉपर्टी का, दैट इज नोन एज ट्रेसिंग. और आइडेंटिफाइंग मतलब एस्टैब्लिशिंग और अप्रूव दैट द प्रॉपर्टी वाज डिराइव्ड और यूज्ड इन कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग. तो आइडेंटिफाई मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या नहीं, और ट्रेसिंग मतलब उसका पूरा चिट्ठा, कंपनी का सोर्स क्या है, मूवमेंट क्या है, टाइटल क्या है, एवरीथिंग. क्लियर. द स्टेप्स टेकन अंडर सबसेक्शन 3, ये जो लिखा है ना हमने स्टेप्स टेकन, तो स्टेप्स टेकन क्या क्या होंगे? एवरीथिंग. इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, सर्वे ऑफ पर्सन, बुक्स, बैंक अकाउंट्स, एवरीथिंग. हाउ टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, सर्वे? इट शैल बी कैरिड आउट बाय एन अथॉरिटी मेंशन अंडर सबसेक्शन 3, जो कि हमारे डायरेक्टर जिनको बताएगा, इन अकॉर्डेंस विद सच डायरेक्शंस इशूड एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. तो ये बड़ा प्रोसीजरल है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ सबसेक्शंस को एक बार रीड करके छोड़ देना, ज्यादा जरूरत नहीं है. अब देखो सबसेक्शन 7 जो आपका डाउट आया था, what after any property in India is confiscated, where any property in India is confiscated as a result of execution of a request from a contracting state. इसका मतलब ऑफेंस बाहर हुआ था और कन्फिस्केट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया, मतलब ओनरशिप से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली, तो बाहर वाला गवर्नमेंट कहेगा भैया वो प्रॉपर्टी हमारे नाम पे जानी थी, हमें कंपेंसेट करो. ओके, सो नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट में ईदर रिटर्न सच प्रॉपर्टी टू द रिक्वेस्टिंग स्टेट और कंपेंसेट द स्टेट बाय डिस्पोजल ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स दैट वुड टेक इनटू अकाउंट द डिडक्शन फॉर रीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स लीडिंग टू रिटर्न और डिस्पोजल ऑफ द कन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी. मतलब या तो भैया प्रॉपर्टी वापस ले ले, या तो प्रॉपर्टी को बेच देता हूं, खर्चा माइनस कर देता हूं, पैसा ले ले, क्योंकि ऑफेंस बाहर हुआ था, तेरे को मिलना चाहिए था पैसा, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वाली गवर्नमेंट को. क्लियर है चीज? आगे बढ़ते हैं. प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट. लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का ट्रांसमिशन कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, उसके प्रोसीजरल फॉर्मेट क्या रहेंगे, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन दिस बिहाफ. बस इतना पढ़ना है. सेक्शन नंबर 64 पे चलते हैं. कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मतलब अटेंशन ऑफ मैटर. तो ध्यान से देखो, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 62 और अंडर सेक्शन 63 सबसेक्शन 1. 62 टॉक्स अबाउट वेक्सेशियस सर्च, मतलब गलत तरीके से अगर अथॉरिटी ने आपका सर्च किया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है. एंड 63 बात करता है फॉल्स इंफॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन. तो 62 और 63 के रिस्पेक्ट में अगर ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेना है तो इट शैल बी आफ्टर प्रीवियस अप्रूवल या फिर प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये दोनों पेनल्टी शीट में कवर्ड है. पेनल्टी शीट की भी एक मैं पेनल्टीज का भी एक वो डालूंगा, वीडियो अपलोड कराऊंगा, डोंट वरी. अच्छा, ये जो सैंक्शन है ना, जैसे ऑब्वियसली वी विल आस्क द सेंट्रल गवर्नमेंट, वी विल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द कॉग्निजेंस ऑफ दिस ऑफेंस. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट हैव अनलिमिटेड टाइम पीरियड. ठीक है, 90 डेज में उसको हायाना करना पड़ेगा. ओके, 90 डेज में हायाना करना पड़ेगा. सीआरपीसी 1973 एज इट इज अप्लाई कर जाएगा.
as far as not inconsistent with our provisions. Disclosure of information एक बार बस रीड करना है. This basically talks about exchange of information with other officers, other authorities of any other law, ताकि हम उसको उन पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ पीएमएलए हमें पता चला इनकम टैक्स की भी गड़बड़ कर रखी है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी को बता देंगे. दिस इज जस्ट दैट पर्टिकुलर रेफरेंस वेयर वी आर डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन. यू कैन जस्ट हैव अ कंप्लीट रीड ऑफ दिस सेक्शन. वर्ड टू वर्ड लर्न करने की जरूरत नहीं है. बार ऑफ सूट्स इन सिविल कोर्ट. सपोज हमारे इस पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या किसी अथॉरिटी ने कोई काम किया जो कि फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट था, तो उसके अगेंस्ट कोई भी केस अलाउड नहीं है टू द इन द सिविल कोर्ट, राइट. सो नो प्रोसिक्यूशन, नो सूट, नो प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर फॉर एनीथिंग व्हिच वाज डन और इंटेंडेड टू बी डन इन गुड फेथ. मतलब हमें देखना है सर उसका इंटेंशन क्या था, क्या गुड फेथ में था, तो फिर हम उनको छोड़ देंगे, कोई केस अलाउड नहीं करेंगे. अच्छा, नोटिस एक्सेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. मतलब अगर नोटिस वैसे इन पर्पस, बेसिकली दो कीवर्ड्स लर्न करने हैं, इंटेंट एंड पर्पस, ठीक है. इंटेंट एंड पर्पस अगर नोटिस का ठीक है और उसके अंदर फिर सपोज कोई साइन में कुछ गड़बड़ हो गई, थोड़ा डेट का इधर उधर कुछ हो गया, एनी मिस्टेक, डिफेक्ट, ओमिशन, तो उसके वजह से नोटिस को इनवैलिड नहीं माना जाएगा. वी विल प्राइमरीली फोकस, जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, वैसे ही यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इंटेंट एंड पर्पस ओवर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज. तो जस्ट बिकॉज उसमें कोई मिस्टेक, डिफेक्ट या ओमिशन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम उसका सब्सटेंस देखेंगे, उसका इफेक्ट देखेंगे, उसका इंटेंट देखेंगे और उसका पर्पस देखेंगे. अगर ये चीजें ठीक है तो नोटिस शैल बी वैलिड. रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी. वेयर एनी फाइन और पेनल्टी इज इम्पोज्ड ऑन एनी पर्सन. आपको ये चीज पता है ना कि फाइन और पेनल्टी में डिफरेंस होता है. अगर ये आप भूल रहे हो कि सर फाइन और पेनल्टी तो हम तो कभी कोई भी वर्ड यूज कर लेते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, पेपर में ये गलती मत करना. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी. क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं एंड बैलेंस इन द पेनल्टी वीडियो फॉर बैलेंस स्टूडेंट्स, वो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा. अच्छा, एक और चीज, मैंने 57 टू सेक्शन नंबर 60 का एक छोटी सी समरी बना रखी है, वो भी आपको दिखा दूंगा, वो मिस मत करना, उससे क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अपेरेंटली 57 टू 60 में काफी बच्चों के डाउट्स आए थे. ओके. Where any fine or penalty is imposed on any person under section 13 or 63 is not paid within 6 months from the day of imposition. मतलब 13 जो इंक्वायरी होती थी डायरेक्टर की, 63 ऊपर पड़ा, फॉल्स इंफॉर्मेशन या फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन, उसका जो भी आपको अमाउंट पे करना है, आपको 6 महीने में पे करना है, वरना आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रिकवरी के सेक्शन लग जाएंगे. ठीक है, वही वाले रिकवरी के सेक्शन लग जाएंगे. ओके, आगे ऑफेंसेस बाय कंपनीज. ये हर जगह हम कॉमन पढ़ते इकोनॉमिक लॉज में. एफसीआरए में मैं डिटेल में करा चुका हूं कि अगर कंपनी ने कोई गलती करी तो कंपनी तो इन्वॉल्व है ही है, उसके साथ उसके जो मेन मैनेज करने वाले डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, वो भी इन्वॉल्व है. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई सेक्रेटरी मैनेजर है, अगर वो भी, उनका प्रूफ मिल गया क्या दे वर आल्सो इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रावेंशन, देन दोज विल आल्सो बी हेल्ड गिल्टी. Those would also be held guilty, and otherwise obviously they can prove कि हमने तो कोशिश करी थी या फिर हमें नॉलेज नहीं थी, तो हम छोड़ देंगे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह है. So that is a very standard language which is used in all the economic laws chapters with respect to offenses by companies. Clear है? आगे बढ़ते हैं. Act to have overriding effect. This act shall have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other law. ये PMLA को overriding बना रहे हैं. कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी. इसमें कोई बड़ी बात नहीं कही गई है कि अगर कोई केस फाइल हो सकता था, कोई अपील फाइल हो सकती थी, कोई एक्शन लिया जा सकता था, या फिर केस चलते चलते कुछ डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो उसकी जो कंटिन्यूएशन है वो डेथ के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आगे लेके जाएंगे और इंसॉल्वेंसी के केस में ऑफिशियल असाइनी आगे लेके जाएंगे. तो नथिंग एल्स. बाकी इसके अंदर वही बात लिखी गई है कि अपील फाइल करनी है या फिर कंटिन्यू करनी है, इट कैन एवरीथिंग बी डन बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और द ऑफिशियल असाइनी एज द केस मे बी. ओके. एंड अगेन एपेलेट ट्रिब्यूनल के साथ भी और हाई कोर्ट के साथ भी सेक्शन 42, कहीं पे भी जो भी अपील फाइल करनी थी या कंटिन्यू करनी थी, उनके आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल असाइनी कर सकते हैं. एक छोटा सा नोट, डायरेक्टोरेट ऑफ, ये एमसीक्यू में आ सकता है, डायरेक्टोरेट ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND अंडर MOF मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज एम्पावर्ड टू इंप्लीमेंट द पार्ट ऑफ एक्ट विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस. ये आपके ICI में दिया हुआ है, एज इट इज आपको लर्न करना है, एमसीक्यू में आ सकता है. क्लियर. नाउ सेक्शन नंबर 57 टू सेक्शन नंबर 60, इसके अंदर आपको कभी कभार थोड़े से क्वेरीज आते हैं, तो आप क्या करना, इसकी नोटिंग कर लो, स्क्रीन को पॉज करो. दीज आर बेसिकली द नोट्स विच आई गिव इन क्लास. ये हैंड रिटन नोट्स होते हैं विच वी रेफर अलॉन्ग विद अवर मेन बुक. तो उसमें समरीज वगैरह बनाई गई है छोटी छोटी, जहां जहां इन्वॉल्व सम कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स आर इन्वॉल्व. सो इसके आप एक बार नोटिंग कर लो कि 57 में हमने क्या क्या बात करी. ऑफेंस इन इंडिया, एविडेंस आउटसाइड इंडिया, तो बेसिकली दे हेल्प अस, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हेल्प्स अस. 58 में ऑफेंस बाहर हुआ एंड एविडेंस वाज इन इंडिया, सो वी हेल्प देम.
58A में एक स्पेसिफिक केस हुआ था कि क्लोजर हुआ या कंक्लूजन हुआ ऑफ ट्रायल आउटसाइड इंडिया, और पता चला कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं थी या फिर हुई होगी लेकिन हमारी इंडियन प्रॉपर्टी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में स्पेशल कोर्ट ऑर्डर्स रिलीज ऑफ द प्रॉपर्टी। 58B में क्या हुआ, केस आउटसाइड था लेकिन देयर वर सम स्पेसिफिक थिंग्स जैसे डेथ ऑफ अक्यूज्ड, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, या केस शुरू हुआ और कंक्लूड ही नहीं हो पाया, तो उस केस में एप्रोप्रिएटली स्पेशल कोर्ट पासेस एन ऑर्डर फॉर रिलीज और कन्फिस्केशन। 59 टॉक्स अबाउट वारंट समन्स का कैसे क्या किया जाएगा, एवरीथिंग एज द सीजी स्पेसिफाइज। एंड सेक्शन 60 टॉक्स अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक केस कि ऑफेंस इंडिया में हुआ और अटैचमेंट वगैरह, सीजर या कुछ भी ऐसा कुछ कन्फिस्केशन करना है एंड प्रॉपर्टी बाहर है, या फिर वाइस वर्सा इन सबसेक्शन 2 along with an extension under subsection 2A with respect to confiscation। ठीक है, सो केस इन इंडिया एंड प्रॉपर्टी आउटसाइड, या फिर वाइस वर्सा केस आउटसाइड एंड प्रॉपर्टी इन इंडिया, उसके रिस्पेक्ट में अटैचमेंट, फ्रीज, सीज, कन्फिस्केट करना था। तो ये जस्ट आपको एक आइडिया देगा कि हाँ किसके अंदर क्या बात करी थी, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यू कैन जस्ट वाइंड इट डाउन, इसको वाइंड डाउन करना पड़ेगा, इसको समराइज करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? सो बाकी हम पीएमएलए का रिवीजन खत्म कर चुके हैं। कितना टाइम लगा? 1 घंटे के आसपास लगा होगा। एंड आई होप कि ये दिस प्रूव्स हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक चैप्टर पेंडिंग था मेरे साइड से। अपार्ट फ्रॉम दैट, टिल वी मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट डिस्कशन, वॉट एवर इट इज, ऑल द वेरी बेस्ट स्टडी। अच्छा, जस्ट एक बात, कोई भी आपको ऐसा पॉइंट लगता है कि यार ये बात करनी है, ये बात सर ने उठानी चाहिए, कोई टॉपिक डिस्कस करवाना है, तो कम्युनिटी टैब पे वी आर नाउ एक्टिव, आप वहां पे जस्ट एक कमेंट करके बता सकते हो, सो दैट दीज थिंग्स आर टेकन अंडर कंसिडरेशन। आई मे नॉट रिप्लाई देयर एंड देयर ऑन एवरी कमेंट, बट यस दीज थिंग्स आर अंडरस्टूड, पैटर्न इज अंडरस्टूड। फिर एक वीडियो आती है, ठीक है, तो प्लीज उसमें कोई झिझकना मत, यू कैन जस्ट कमेंट ऑन द कम्युनिटी टैब so that it will help me understand what do you need at this point of time, right? So till we meet in our next lecture, next discussion, all the very best, study well, take care, be safe, bye bye.